तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि टोबा लियानियर जो होती है वो अपने ब्रदर से कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से निकल चलना चाहिए। इस जगह के ऊपर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अब क्वानरांग में हमारी कोई हैसियत नहीं रही, तो मैं अपने फादर और अपनी फैमिली के बाकी के मेंबर्स को लेकर यहाँ पर से किसी दूसरे कंट्री में चले चलते हैं। तो उसका भाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस कंट्री को छोड़कर जा सकते हैं? जब तक कि फादर इस कंट्री के वफादार हैं, वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरना पसंद करेंगे बजाय इसके कि क्वानरांग को छोड़कर जाना पसंद करें। तो माजू फैन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि हाँ, ये बात वाकई में सच है। जैसे कि डोगू जेंटियान थे, डोगू जेंटियान ने भी मरना पसंद किया अपने कंट्री के लिए बजाय इसके कि वो वहां पर उसके सामने हार मानते, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि दोनों बुड्ढे खूसट यहाँ पर अपने कंट्री के साथ काफी वफादार हैं। तो इसी के साथ लू फेंग उसे कहता है कि जू फैन, तुम मेरे फादर को जानते हो, मैं और मेरे फादर तो यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लीज हमारी बहन को यहाँ पर से ले जाओ। क्या तुम मेरी बहन लियानर को अपने साथ लेकर जा सकते हो? अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो हमारी टोबा ब्लड लाइन बची रहेगी, तुम इसके साथ शादी भी कर सकते हो और उसके बाद हमारी ब्लड लाइन दोबारा से रिवाइव हो सकती है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैं जहाँ पर वो वंडर देखने के लिए खड़ा हूँ, इस नदी के अंदर से क्या निकलने वाला है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब किसी के साथ लू फेंग चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देखना चाहते हो? क्या तुम्हें यहाँ पर से घास को नाचते हुए देखना है? क्या तुम्हें लगता है कि घास के नाचना यहाँ पर मेरी बहन की जिंदगी से ज्यादा प्रेशियस है जो तुम यहाँ पर वो देखने के लिए खड़े हो? तो जू फैन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है घास और फूलों का नाचना, इस बात का क्या मतलब है? और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एल्डर्स पहुंच जाते हैं। तो आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर एल्डर्स आने वाले हैं, तो क्राउन प्रिंस ने वहां पर अपने एल्डर्स को बुलाया था। सभी के सभी एल्डर्स रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स होते हैं और वहां पर आने के बाद कहते हैं किसने इतनी हिम्मत हुई हमारे क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पर से भाग कर जाने की? आज तुम में से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा पाएगा। तुम्हें क्या लगा था कि हमारे जैसे मास्टर्स के यहाँ पर होते हुए कोई यहाँ पर से जा सकता है? तो ल्यू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो ग्रेट 9 एल्डर्स हैं। ग्रेट 9 एल्डर्स सारे के सारी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स और उनमें से एक तो यहाँ पर एक 9th लेवल का भी एल्डर है, यानी कि वो इस वक्त अपनी रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर है, बाकी सभी लोग 8th और 7th लेवल पर हैं। इसका मतलब यह है कि जू फैन इतने सारे एल्डर्स का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा। हालांकि वो खुद भी यहाँ पर 8वें लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद वो ये नहीं कर सकता। और साथ ही में जू फैन जो होता है वो अभी भी यहाँ पर इसी बात के बारे में सोच रहा होता है कि जैसा ल्यू फेंग ने कहा कि क्या वाकई में पानी के अंदर से कुछ फूल निकलकर डांस करने वाले हैं? अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब यह है कि ये तो वो चीज नहीं है जो मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसी के साथ ही एल्डर्स जो होते हैं वो साइड के ऊपर से कहते हैं कि आप जल्दी से बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्राउन प्रिंस के एस्टेट में ये सब कुछ किसने किया है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से जा पाओगे? अब जल्दी से बताओ कि हमारे हाईनेस क्राउन प्रिंस हैं कहाँ पर? तो ल्यू फेंग सोच रहा होता है कि चाहे जू फैन यहाँ पर कितना ही मॉन्स्टर जैसा इंसान क्यों ना हो, चाहे इसने यहाँ पर हमारे सामने कितना ही पावरफुल प्रदर्शन क्यों ना दिखाया हो, लेकिन ये इतने सारे एल्डर्स के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मेरी बहन को अपने साथ लेकर यहाँ पर से चला जाए। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा इन एल्डर्स को रोक कर रखने की, तब मैं जू फैन से कहूंगा कि वो मेरी बहन को ले जाए। जबकि एल्डर चिल्लाकर कहता है कि मैंने पूछा कि हमारे हाईनेस कहाँ पर है, क्राउन प्रिंस कहाँ पर है, तुमने उन लोगों तुमने उसके साथ क्या किया है? तो इसी के साथ ही माई लियानियर जो होती है उन्हें साइड के ऊपर इशारा करते हुए कहती है कि वो देखो वो ग्राउंड के ऊपर तुम्हारा क्राउन प्रिंस पड़ा है, जाकर देख लो। अगर उसकी शक्ल पहचानने में आती है तो फिर शायद तुम्हें समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ ही वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उस बेचारे का तो चेहरा फूला हुआ होता है। तो वो लोग कहते हैं क्या ये हमारा क्राउन प्रिंस है? फिर साथ ही वो कहता है क्राउन प्रिंस की ये हालत किसने की है? अब जल्दी से बताओ कि तुम में से किसने यहाँ पर क्राउन प्रिंस की ये हालत किया? मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। और सभी एल्डर्स वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वहां पर काफी जबरदस्त एयर प्रेशर निकलता है। तो वो उनसे कहता है कि जल्दी से बता दो किसने ये किया है और मैं बाकी सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। तो इसी के साथ लियानियर चिल्लाकर उसे कहती है बस करो, बहुत हो गया, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, तुम्हारे क्राउन प्रिंस के साथ जो कुछ भी होगा सब कुछ मैंने किया है। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि सिस्टर ये तुम क्या कर रही हो? तो वो उसे कहती है बस करो, बहुत हो गया, अब तुम में से किसी को यहाँ पर मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से तो शुरू हुआ था। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फादर बात हमेशा सही कहा करते थे कि खूबसूरत लड़कियां हमेशा यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करती हैं, और मुझे लगता है कि मेरी वजह से भी यहाँ पर मुश्किल क्रिएट हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिचुएशन से बाहर निकालूंगी, तुम सभी लोग जिंदा बचोगे जबकि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। तो इसी के साथ ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा था कि मैं अपनी यंगर सिस्टर को ऐसा करने कैसे दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पंच मारा था, मेरी बहन को छेड़ रहा था, वो मेरी बहन के साथ कुछ करने के लिए आगे बढ़ा था। उस वक्त मैंने क्राउन प्रिंस को पंच मारा जिसकी वजह से मैं सिचुएशन में फंसा और उसके बाद मेरी बहन मुझे बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी। और क्राउन प्रिंस के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो यहाँ पर मेरी बहन ने किया भी नहीं, वो तो जू फैन का किया धरा है। तो इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि जू फैन कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया और उसके बाद क्या तुम्हें यहाँ पर जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है? मेरी बहन तुम्हारी वजह से अपनी जान दांव पर लगा रही है, वो तुम्हारी वजह से सारा इल्जाम अपने सर पर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम किस किस्म के मर्द हो? क्या तुम यहाँ पर औरत के पीछे छुपना चाहते हो? जब किसी के साथ ये अल्टर कहते हैं बस बहुत
बहुत हो गया, इसका मतलब जैक कि ये इस लड़के का काम है। वैसे भी तुम दोनों इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे क्राउन प्रिंस के साथ ये सब कुछ कर सको। हमें भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि किसी बाहर वाले ने आकर हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक किया है, हमारे क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक किया है। इसका मतलब जैक कि यही लड़का हो सकता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के अब तुम वहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आओ हमारे सामने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगो, या फिर तुम जहां पर डर के मारे चुपचाप वहां पर खड़े हो क्योंकि तुमने हमारी एनर्जी को सेंस कर लिया है कि तुम इस वक्त खुद भी रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर हो, लेकिन तुमने मेरी एनर्जी को महसूस कर लिया होगा कि मैं रेडियंट स्टेज के 9th लेवल पर हूं। खैर कोई बात नहीं, जहां पर तुम्हारा डरना जायज है, तुम जहां पर इस एनर्जी और पावर की वजह से डर रहे होगे क्योंकि हम लोग जहां पर 9 एल्डर्स हैं, हम 9 के 9 एल्डर्स मिलकर तुम्हारे पर अटैक करेंगे तो तुम जहां पर हमारे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब जहां पर हमारे सामने माफी की भीख मांग लो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तुम्हें जहां पर बहुत ही कम दर्दनाक मौत देंगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। जबकि साइड के ऊपर से हमारा दूसरा प्रिंस निकल कर आ जाता है तो 6 प्रिंस कहता है कि बटलर ज़ूफेन मैं ले आया, मैं स्नो लोटस सीड ले आया हूं। तो ज़ूफेन कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम्हें इतना टाइम कहां पर लग गया, मैं तो यहां पर सोचते सोचते बुढ़ा हो गया था। अब जल्दी से यहां पर लेकर आओ, उन स्नो सीड्स को पानी के अंदर फेंको। तो वो पानी के अंदर उन सीड्स को फेंक देता है। जबकि एल्डर पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि थोड़ी देर पहले तक तो ये लड़का मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और अब यहां पर उस क्राउन 6 प्रिंस के साथ ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि यहां पर उसने हमें देखा ही ना, या फिर वो हमें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। तो एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर इस तरह हरकतें करने की, क्या तुम यहां पर हमें इग्नोर कर रहे हो, तुम यहां पर हमें इग्नोर कैसे कर सकते हो। क्राउन प्रिंस को बुरी तरह से पीटने के बाद, उसके पैलेस के ऊपर अटैक करने के बाद तुम्हें तो यहां पर हमसे माफी की भीख मांगनी चाहिए। जबकि मां ज़ूफेन जो होता है वो 6 प्रिंस से कहता है कि 6 प्रिंस मैंने यहां पर कुछ सुना है, मैंने सुना है कि यहां पर इन सीड्स को पानी के अंदर फेंकने के बाद यहां पर से फूल और घास निकलने के बाद डांस करने वाली है, ये तो कोई खास चीज नहीं है। तो इसी के साथ ही 6 प्रिंस से कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर तुम्हें गारंटी देता हूं तुमने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। देखना एक बहुत ही अजीब सा फिनोमिना होगा जो कि इस दुनिया का बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 प्रिंस से कहता है कि मैं तुम्हें इस बार डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ज़ूफेन कहता है कि चलो शुक्र है कि मुझे यहां पर थोड़ी सी शांति मिली, वरना मैं तो परेशान हो गया था उन लोगों की बातें सुनकर। तो इसी के साथ ही एल्डर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम हमारी बात को इस तरह से नहीं सुनने वाले। वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को पकड़ लो, मैं इस लड़के को जिंदा पकड़ना चाहता और उसके बाद हम लोग खुद से पूरी तरह से टॉर्चर करेंगे। तो वो सभी एल्डर्स जो होते हैं ऑर्डर सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ ज़ूफेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टर लियानिया चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ज़ूफेन अपने पीछे देखो। जबकि ज़ूफेन और 6 प्रिंस जो होते हैं वो दोनों वहां पर पानी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि कब वहां पर पानी के अंदर से वो स्पेशल फिनोमिना निकलेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 717 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा ज़ूफेन जो होता है अभी भी उस लेक की तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो हमारा 6 प्रिंस से कहता है कि बटलर ज़ूफेन जो कमीने लोग तो यहाँ पर अपने ब्लड थर्स को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पॉन्ड जो इफेक्टिव हो रही है और यहाँ पर वो वंडर तुम्हें दिखाया नहीं जा पाएगा, इसी वजह से इन सभी लोगों को शांत करना होगा। तो ज़ूफेन कहता है बुड्ढे घुसट कहीं कि मैं अभी इन सभी को शांत करता हूँ। तो ज़ूफेन इसी के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखता है, अपनी सोल इंपैक्ट को रिलीज करते हुए चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो और शांत हो जाओ। जैसे ही वो अपने सोल इंपैक्ट को रिलीज करता है, क्योंकि वो एक सोल इथेरियल स्टेज का अटैक होता है, इसी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सभी एल्डर्स की सोल डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो सभी लोग ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा शांति हो जाती है और सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं। और वो एल्डर जो कि उन्हें ऑर्डर दे रहा था वो भी वहां पर सोल इंपैक्ट की वजह से उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भी वहां पर गिरकर मर जाता है। जबकि टोकू ल्यूफेंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है, ये तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो मां ज़ूफेन कहता है कि 6 प्रिंस क्या इतनी शांति काफी है कि अब यहाँ पर वो फिनोमिना होगा। तो उसे कहता है हाँ अब तो यहाँ पर जरूर होगा, जरा गौर से देखना। और इसी के साथ ही मां ज़ूफेन जब वहां पर पानी की तरफ देख रहा होता है तो पानी को देखते ही देखते वहां पर पूरे पानी के अंदर से बहुत सारे फूल निकल आते हैं, पूरी पूरी लेक के अंदर बहुत सारे फूल निकल आते हैं। तो उसे कहता है देखो बटलर ज़ूफेन देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ है। तो मां ज़ूफेन देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ बीजू की बात होती, 2-4 फूल निकल आते तो वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी लेक के अंदर बहुत सारे फूल निकल आए हैं। और सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि ये सभी अजीब किस्म के फूल हैं, सभी काफी ज्यादा खूबसूरत भी हैं। हमारे ज़ूफेन को समझ आती है कि जहां पर लगता है कि शायद इस लेक के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि जहां पर इस सब रिएक्शन को काज कर रहा है। क्या इसके नीचे वाकई में वो फिनोमिना हो सकता है जिसको ढूंढने के लिए मैं जहां पर आया हूं? क्या वाकई में जहां पर इसके नीचे मुझे वो सब कुछ मिल सकता है? हो सकता है कि जहां पर इसके नीचे कोई विंड टनल हो। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि जहां पर फ्लावर्स और फूल यानी कि फूल और पौधे जो है वो जहां पर डांस
चांस नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। क्या वाकई में इसके अंदर कुछ और भी स्पेशल है? हमारा सिक्स प्रिंस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूलों के डांस ही तुम्हें नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, यहाँ पर लेक के अंदर से बहुत सारे फूल निकले हैं, लेकिन ये उससे काफी ज्यादा अलग है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ फूल ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक और इफेक्ट भी है। अब जबकि तुमने सिक्स प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब कर रखी है, तो मुझे लगता है कि हम लोग सिक्स प्रिंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब जरा गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है वहां पर से उस पानी को बुलाता और कहता है कि प्लीज फेरी ऑफ द फ्लावर, प्लीज यहाँ पर जितने भी लोग जख्मी हैं सभी लोगों को पूरी तरह से हील कर दो। तो जैसे ही वो इतनी बात करता है, इसी के साथ ही वहां पर पानी ऊपर की तरफ उछलता है और उसके अंदर से पानी की बूंदें जो होती हैं सभी लोगों के ऊपर गिरती हैं। वहां पर जितने लोग होते हैं सभी के ऊपर पानी की बूंदें गिरती है। स्पेशली क्राउन प्रिंस जो होता है, जो कि जख्मी हालत में ग्राउंड पर पड़ा होता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद मैं जूफेन की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ ल्यू फेंग जो होता है, यानी टोबा ल्यू फेंग, उसकी बॉडी के ऊपर भी जख्मों के निशान थे, वो सारे के सारे भी हील हो जाते हैं। तो मैं जूफेन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, तो क्विक रिकवरी है, यानी कि पानी की छींटे उन पर पड़ती, जहां पर उनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गई है, यहां तक कि उनके जख्म भी हील हो गए हैं। तो हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है उसे कहता है, बटलर जूफेन, अब तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने यहां पर तुम्हें नई चीज दिखाई है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वो जब जैसी वहां पर चलाकर बात करने लगता है, इसी के साथ ही वहां जूफेन फिर से उसके पास जाता है, उसे सर से पकड़ता है और उसका मुंह फिर से ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। तो वो उसे कहता है, लेकिन अब तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो यहाँ पर कुछ बोला भी नहीं। तो वहां जूफेन कहता है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास करने वाले थे, इसी वजह से मैंने पहले यहाँ पर इसका बंदोबस्त कर दिया है। जबकि टोबा ल्यू फेंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर तो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, इसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। जबकि मां जूफेन जो होता है वहां पर हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था कि आज यहाँ पर हुआ क्या। तो वहां पर ग्राउंड के ऊपर जितने भी लोग पड़े होते हैं, जो कि वहां पर उसके सोल इंपैक्ट की वजह से मर गए थे, वो सभी लोग दोबारा जिंदा नहीं होते। तो जूफेन कहता है, इसका मतलब शायद कि हम लोग किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते, इसके पानी के साथ हम लोग यहाँ पर किसी जख्मी को हील कर सकते हैं और उसे कोई रिकवरी मिलेगी, लेकिन हम लोग किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सभी लोगों को सोल इंपैक्ट के साथ इनकी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसी के साथ ही वहां जूफेन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस पॉन्ड के अंदर जितना पानी होता है उस सबको ऊपर की तरफ उछाल देता है और कहता है कि चलो देखते हैं क्या यहाँ पर इसके नीचे है क्या। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वहां जूफेन कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि नीचे क्या है। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि जब से यहाँ पर हमें इस स्पेशल फिनोमेना के बारे में पता चला है, क्राउन प्रिंस ने बहुत सारे लोगों को नीचे भेजा, लेकिन हमें नीचे कभी कुछ भी नहीं मिला, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो जूफेन कहता है, अगर उसे नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो वहां जूफेन सारे पानी को निकाल देता है, तो उसके नीचे मिट्टी होती है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। फिर साथ ही वो अपनी आई ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट करता है और जैसे हमारा जूफेन आई ऑफ द वॉइड को एक्टिवेट करता है, उसे वहां पर कुछ दिखाई देता है, उसे एनर्जी ट्रेल्स दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ ही वहां जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज को यूज करता है, सोल डोमेन को। तो जैसे वहां जूफेन सोल डोमेन को यूज करता है, तो वहां अपनी सोल डोमेन के अंदर वहां पर एक छोटी सी फेरी को पकड़ लेता है। तो एक छोटी सी फेरी वहां पर पानी के नीचे होती है, शायद एक फ्लावर फेरी है, लेकिन वही ये सब कुछ कर रही थी। तो अब यहाँ पर इस फ्लावर फेरी से हमारे जूफेन को क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ पता चलेगा, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आने वाली हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 चैप्टर्स रिलीज होते हैं और इस बार फ्राइडे वाले दिन वाला चैप्टर रिलीज नहीं हुआ और सैटरडे और संडे को रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इस बार सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आएंगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जूफेन को वहां पर उस लेक के अंदर से एक छोटी सी फेरी मिलती है, जो कि एक फ्लावर फेरी होती है। तो हमारा जूफेन जो होता है अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हैं, वहां पर उसको ट्रैप कर लेता है और उसे अपने हाथ में पकड़ा होता है। तो इसी के साथ सिक्स प्रिंस से कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई छोटी सी परी है। तो वो उसे कहता है, हाँ ये एक फ्लावर स्पिरिट है। तो वहां जूफेन उसे बताता है कि फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो इस दुनिया से नहीं है, बल्कि ये हीवन एंड अर्थ की एनर्जी के साथ पैदा होती है। एक ऐसी एनर्जी जो कि हीवन एंड अर्थ की वजह से एक जगह के ऊपर इकट्ठी होती रहती है। ये समझ लो कि ये भी एक दुनिया की दूसरी दुनिया का नेचुरल फिनोमिना नहीं है, बल्कि जहां पर दूसरी दुनिया की एनर्जी की इकट्ठा होने के बाद जहां पर इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी होगी कि वहां पर ये फ्लावर स्पिरिट पैदा होगी। लेकिन एक जगह के ऊपर इतनी सारी एनर्जी कहां से इकट्ठी हुई, ये वही जगह हो सकती है जहां पर ये स्पिरिट बनी होगी। ये जगह वहां पर है जहां पर से ये बनकर इस जगह के ऊपर आई है। और ऊपर से क्योंकि ये फ्लावर स्पिरिट है और फ्लावर स्पिरिट जो होती है वो वुड के साथ बनी हुई है, यानी वुड और अर्थ की एनर्जी के साथ बनी है, इसका मतलब यह है कि ये हीलिंग पावर रखती है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक जैकपॉट मिल गया है। यहाँ पर बहुत सारी पिल्स अपने पास रखने की बजाय अगर एक फ्लावर स्पिरिट अपने पास रख ली जाए तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर है। किसी से फाइट करते वक्त और अगर आपको चोटें लगती हैं तो उस वक्त इस तरह की फेरी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, आपके जख्मों को तुरंत हील करने के लिए। सिक्स प्रिंस से कहता है, फिर तो ये बहुत ज्यादा कीमती हुई। तुम्हारा जूफेन उसे कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, इतनी ज्यादा कीमती है कि तुम इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहां तक कि टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स भी इसको ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि ये नेचर के अंदर अपने आप को बहुत ही आसानी से छुपा सकती है। लेकिन मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं छुप सकती, क्योंकि मेरे पास आई ऑफ द वॉइड है। मैंने अपनी आई ऑफ द वॉइड की 6 डोमेन को यूज करते हुए एक पॉकेट डायमेंशन
डायमेंशन क्रिएट किया और इस पॉकेट डायमेंशन के अंदर इसको पकड़ लिया है। इसका मतलब यह है कि जी यहाँ पर मेरे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो अब यहाँ पर मैंने इसको पकड़ लिया और चाहे ये कहीं पर भी जाकर छुप जाए मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। और साथ ही वो फेरी से कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझसे बचकर निकल पाओगी। तो फेरी जो होती है वहां पर उसके सामने अपना सर झुका देती है और बेचारी काफी ज्यादा डर रही होती है। इसी के साथ ही माँ जूफेन वहां पर से आगे चल पड़ता है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू अब कहां पर जा रहे हैं। तो जूफेन कहता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं जहां पर से ये फेरी आई है, क्योंकि इस फेरी को देखकर ही पता चलता है कि ये इस जगह के ऊपर तो बिल्कुल ही पैदा नहीं हुई। जिस जगह के ऊपर ये पैदा हुई थी हमें उस जगह के ऊपर जाना होगा और वही जगह जो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो जगह वही हो सकती है, क्योंकि हेवन एंड अर्थ की एनर्जी इस जगह के ऊपर बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि ये फेरी यहाँ पर नहीं थी बल्कि किसी और जगह से यहाँ पर आकर छुपी है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बटलर जूफेन मुझे भी अपने साथ आने दो। तो इसी के साथ ही फेरी की तरफ दिखाता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है और हमारे जूफेन से कहती है कि मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं लेकर जाऊंगी। जबकि हमारा जूफेन जो होता है उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर श्योर हो कि तुम मुझे उस जगह पर नहीं लेकर जाओगी। और साथ ही हमारा जूफेन जो होता है वहां पर अपनी ब्लैक आई को यूज करते हैं, वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ही वो उस एनर्जी को रिलीज करता है तो फेरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें वहां पर ले चलती हूँ। और हमारा जूफेन कहता है अब हुई ना बात, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। जब वो लोग वहां पर से चले जाते हैं तो टोबा लियानियर कहती है कि जूफेन तो आज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल अनकेयरिंग। उसने जाते वक्त हमारी तरफ पीछे मुड़कर भी एक बार भी नहीं देखा। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी से मेरे हाथ खोलो, हमें भी यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो भागती भी जाती है, उसके हाथ खोल देती है। तो टोबा हुआ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें अपने फादर के पास पहुंचकर अपने फादर के पास जाकर क्वान रॉन्ग अंपायर को छोड़कर जाना होगा। क्राउन प्रिंस के साथ और उसके पैलेस के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस सब का गुस्सा हमारे ऊपर ही उतरने वाला है, क्योंकि जूफेन तो एक मॉन्स्टर की तरह है जिसे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं हो, ना ही वो किसी की कभी परवाह करने वाला है। और ये लोग चाहकर भी जूफेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन क्राउन प्रिंस हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर से निकलकर जाना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर जूफेन का इल्जाम अपने सर पर क्यों लेंगे। तो लियानियर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर नहीं होता तो क्राउन प्रिंस ने अभी तक तुम्हें मार दिया होता या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया होता। ये सब कुछ जूफेन की वजह से हुआ है कि हम लोग अभी तक जिंदा हैं। तो जबकि लियू फेंग उसकी बात सुनने के बाद समझ जाता है कि उसकी बहन लियानियर जूफेन से प्यार कर बैठी है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रही है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर उस लड़के के बारे में और बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़का तो जा चुका है, उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है। वो अपना मकसद पूरा करके जा गया है, चला गया है। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर से वापस जाना होगा। वो दोनों भी वहां पर से चले जाते हैं। तो उन दोनों के चले जाने के बाद अब यहाँ पर एक सोल्जर को दिखाता है कि वो सोल्जर जो होता है हाई वेनरेबल के पास आता है। हाई वेनरेबल अभी तक जिंदा होता है, जबकि बाकी के 8 जो एल्डर्स होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। तो जब हाई वेनरेबल के पास आता है उसे कहता है कि सर वो मॉन्स्टर चला गया है। हाई वेनरेबल उठकर खड़े होते हैं और वो अपनी पजामा की तरफ देखते हैं तो उसके पैंट के अंदर उसने सूसू कर दी होती है, जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा हो जाता है। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि वो बच्चा कब यहाँ पर से चला गया। तो उसे कहता है सर तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो हाई वेनरेबल उसे कहता है तो तुम मुझे अभी यहाँ पर क्यों जगाने के लिए आए हो, तुम मुझे पहले भी यहाँ पर आकर बता सकते थे। तो वो कहता है सर टोबा सिबलिंग्स भी यहीं पर थे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आप तक नहीं आ पाया। और इसी के साथ ही हाई वेनरेबल वहीं पर उस गार्ड की गर्दन काट देते हैं, उसको मार डालते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर जिंदा बच पाओगे। मैं नहीं चाहता कि कल को तुम किसी को इस बारे में बताओ कि मैंने अपनी पैंट्स के अंदर सूसू कर दी थी, कि वो भी एक लड़के से डर कर। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे क्राउन प्रिंस, और क्राउन प्रिंस के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि सर मैं आपको जल्दी से यहाँ पर अब एक पिल दे रहा हूँ, इस पिल को खा ले ताकि आपको हील किया जा सके। जबकि हाई वेनरेबल उसे कहता है कि मुझे एल्डर हू के पास लेकर चलो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना बदला चाहिए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है टोबा टाइशन का दिखाया जाता है। टोबा टाइशन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा और बेटी दोनों यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में है और क्राउन प्रिंस जो है उसकी बेटी के साथ कुछ करना चाहता है और उसके बेटे को मारना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी आर्मी को अभी रेडी करता हूँ, अपने 8 वुल्फ वार्डन्स को रेडी करता हूँ, अभी जाकर क्राउन प्रिंस को देखता हूँ कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को पकड़ने की। जब किसी के साथ उसका जनरल स्ट्रेटजी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए, फिलहाल के लिए हम लोग अपने गार्ड्स को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, अगर तुम अपने गार्ड्स को लेकर आगे बढ़ोगे तो वो सभी लोग हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा देंगे और हमारी पूरी टोबा फैमिली को मरवा देंगे। तुम जानते तो हो कि क्वान रॉन्ग के एम्पायर में अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 17-19 का एंड होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोबा टियानशेन जो होता है वो अपने 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाने के लिए कहते हैं। तो उसी के साथ उसके साथी जो होता है उसे कहता है कि ऐसा मत करना, जैसे तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर वहाँ क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ोगे, इसी के साथ तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा। और जब तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लगा दिया जाएगा तो उसी के साथ ही तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर अब तुम्हारी वो वैल्यू नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। अब तुम यहाँ पर कमांडर नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी स्क्वाड के कैप्टन हो। इसलिए यहाँ पर
सोच समझकर ऐसा करना, क्योंकि कभी तुम यहाँ पर कमांडर हुआ करते थे और तुम्हारे नीचे पूरे 1 मिलियन सोल्जर्स हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 1 मिलियन सोल्जर्स नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स है। और ऊपर से तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ मार्च करना चाहते हो। जैसे तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस में पहुंचोगे, वहां पर एम्परर के पास काफी सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि रेडियंट स्टेज की पीक पर हैं। तुम क्या ही कर लोगे, तुम खुद भी यहाँ पर अभी तक इथेरियल स्टेज में नहीं पहुंच पाए, तुम वहां पर जाकर क्या कर पाओगे, जरा खुद सोच कर देखो। तो इसी के साथ ही हमारे मास्टरों से कहते हैं, लेकिन ल्यू फेंग मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को वहां पर वो बंदी बनाकर रखे हुए हैं और पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। मैं जहां पर उसके बगैर क्या कर पाऊंगा। मैं जहां पर एक कमांडर तो हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बाप ही हूं। मुझे यहाँ पर एक बाप की जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, मुझे अपने बेटे को हर हाल में बचाना है। तो इसी के साथ ही उसका साथी उसे कहता है, लेकिन जरा सोचकर मुझे लगता है कि हमें जाकर ऑफिशियल से इस बारे में बात करनी चाहिए। हम लोग कोर्ट के ऑफिशियल से इस बारे में बात करते हैं और जाकर उनके सामने भीख मांगते हैं, शायद यहाँ पर हमारी बात मान जाए। हो सकता है कि वो लोग तुमने जो पास्ट में जो कुछ भी किया था उस सब की वजह से तुम्हारी बात को माने और यहाँ पर तुम्हारे बेटे को छोड़ दे। तो कमांडर टोबा इसे कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऑफिशियल भी यहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं कहते, वो सभी लोग तो खामोश बैठे रहने वाले हैं, क्योंकि क्राउन प्रिंस बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया एम्परर बन जाएगा और कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर क्राउन प्रिंस के खिलाफ नहीं जाने वाला। और फिलहाल के लिए एम्परर ने ये फैसला जो है पूरी तरह से क्राउन प्रिंस के हाथ में दे दिया है। और वैसे भी अब हमारी यहाँ पर, जैसा कि तुम्ही ने कहा कि हमारी वो वैल्यू नहीं रही, इसी वजह से वो हमारी बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो उनका एडवाइजर उनसे कहता है कि अगर एम्परर यहाँ पर अपने बेटे के साथ सब कुछ करते हैं, अपने बेटे को सारी प्रिविलेजेस देते हैं और साथ ही यहाँ पर अपनी जनता के साथ जहाँ पर गलत करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तो बहुत ही जल्दी जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि एम्परर हमारी बात सुनेंगे। जबकि सेम टाइम के ऊपर एक लड़की बाहर से भागती हुई अंदर आती है और उनसे कहती है कि मास्टर यहाँ पर एक मुश्किल हो गई है, यंग मिस अपने कैबिन में नहीं है, वो अपने तंबू को छोड़कर चली गई है। ये बात सुनती टोबा टाइशन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो कहां पर जा सकती है। तो नौकरानी उसे कहती है कि उसने मुझे बेहोश किया और उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गई, वो भाग गई है। मुझे लगता है कि वो क्राउन प्रिंस के पैलेस में गई होगी अपने भाई को बचाने के लिए। तो ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइशन जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पहले तो मेरा बेटा वहां पर था, मेरी बेटी भी वहां पर चली गई है। और साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से 8 वुल्फ वार्डन को बुलाया जाए और सारे के सारे सोल्जर्स को बुलाया जाए जो मेरे नीचे हैं, हम लोग अभी क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एडवाइजर उसे कहता है कि ब्रदर टोबा प्लीज यहाँ पर मेरी बात को सुनो, प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर ऐसा मत करो। टोबा टाइशन उसे कहते हैं बस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। पहले तो मेरा एक बच्चा यहाँ पर जा रहा था और अब यहाँ पर दोनों बच्चे वहां पर क्राउन प्रिंस के पैलेस में हैं। मैं उन दोनों को बचाने के लिए अगर मुझे यहाँ पर गद्दार भी बनना पड़ा तो मैं गद्दार बनने को भी तैयार हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था अपने कंट्री के लिए, वो बात तो साफ जाहिर है कि मैं अपने कंट्री का गद्दार बिल्कुल भी नहीं और कभी अपने कंट्री के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक बाप भी हूँ और अपने बच्चों को बचाने के लिए अगर यहाँ पर मेरा सर काट कर दीवार के ऊपर लटका भी दिया जाए तब भी मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पर जा रहा हूँ। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं अपने पर गद्दारी का लेबल लगवाने को भी तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता और अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना तो तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं खुद जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही टोबा टाइशन जो होता है वहां पर से बाहर निकल पड़ता है ताकि वो अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करके वहां पर से जा सके। तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसके सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, सभी सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं, जल्दी से हमें बताएं कि हमें कब यहाँ पर से निकलना है और हम लोग जल्दी से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही टोबा टाइशन वहां पर उनको ऑर्डर देता है और वो सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर से क्राउन प्रिंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब किसी के साथ एडवाइजर भी निकल कर आता है और उसे कहता है कि जरा रुक जाओ टोबा टाइशन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम फिर से यहाँ पर मुझे रोकने के लिए आए हो? तो वो कहता है नहीं ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ये कर गुजरोगे, अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम अपने ऊपर गद्दारी का लेबल भी लगवाने को तैयार हो। अगर तुम ये करने को तैयार हो तो फिर मैं भी यहाँ पर पीछे क्यों रहूं? अगर तुम जेल जाओगे तो फिर मैं भी जेल जाऊंगा, अगर तुम मरोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारा साथ देने की कसम खाई थी और मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। जब किसी के साथ दिखाते हैं कि इंपीरियल फैमिली की तरफ से एक सोल्जर वहां पर आता है और उन सभी लोगों से कहता है कि मुझे रास्ता दो, कमांडर कहां पर है? और वो कमांडर के पास वहां पर सभी सोल्जर्स के बीच से निकल आता है। तो एडवाइजर कहता है कि ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैजेस्टी को इस बारे में पता चल गया है? एम्परर को कैसे पता चला होगा कि हमने अपनी फोर्सेस को रेडी किया है ताकि हम लोग जाकर क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक कर सकें और जाकर तुम्हारे बच्चों को बचा सकें? लेकिन उन्हें इतनी जल्दी यहाँ पर यह खबर कैसे मिल गई है? तो इसी के साथ ही वो ऑफिशियल जो वहां पर आता है वो उनसे कहता है कमांडर टोबा, मुझे लगता है कि आप वाकई में यहाँ पर एम्पायर के रक्षक हैं, आपको तो यहाँ पर कमांडर ही होना चाहिए था, आपको डिमोट करके एम्परर ने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो ना, आप यहाँ पर से क्राउन प्रिंस के पैलेस की तरफ आगे बढ़े, आपको पता चल गया कि क्राउन प्रिंस के पैलेस में कुछ बुरा हुआ है। ये बात सुनते ही हमारे टोबा टाइशन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है, इंपीरियल पैलेस के ऊपर किसने अटैक कर दिया और यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ क्या हुआ है? तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि 6 प्रिंस
अपने साथ यहाँ पर एक ऑनर्ड गेस्ट को लेकर आया था, लेकिन वो ऑनर्ड गेस्ट एक मॉन्स्टर निकला। वो एक डीमन है जिसने यहाँ पर पहले क्राउन प्रिंस के पैलेस के ऊपर अटैक किया, उसको बर्बाद कर दिया, हमारे कुछ वेनरेबल्स को मार दिया और उसके बाद अब यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में वो घुस गया है, जहां पर वो सोल्जर्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। वो जहां पर भी जाता है वहां पर तबाही मचा रहा है, वो दीवारें तोड़ता हुआ इंपीरियल पैलेस के मेन पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर रास्ते में काफी सारी डेड बॉडीज को दिखाते हैं। ज़ू फैन अपने हाथ में उस फेरी को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो फेरी जानबूझकर उसे यहाँ पर गलत रास्ता बता रही होती है, जिसकी वजह से हमारे ज़ू फैन को अपने रास्ते को क्लियर करते वक्त काफी सारी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं, काफी सारे घर तोड़ने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है। इसी के साथ ही फिर से वहां पर उसे गलत रास्ता बताती है, तो हमारा ज़ू फैन फिर से वो दीवार तोड़ देता है और सिक्स प्रिंस कहता है देखो तो जरा, जहां पर ज़ू फैन जिस तरफ भी आगे बढ़ता है वहां पर तबाही मचाता जा रहा है, लेकिन मैं जहां पर ये देख पा रहा हूं कि ये कितना स्ट्रॉन्गर है। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सिक्स प्रिंस आपको जहां पर से पीछे हट जाना चाहिए। हम लोग इंपीरियल पैलेस के अंदर आ चुके हैं और जैसे यहाँ पर रॉयल आर्मी आ जाएगी तो वो लोग आपको इनके साथ देकर आपको भी गद्दार मान लेगी, क्योंकि आप अपने साथ यहाँ पर एक मॉन्स्टर को लेकर आए हैं जो कि इंपीरियल पैलेस की दीवारों को तोड़ रहा है, इंपीरियल पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। किंगडम के बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जहां पर ये बंदा, इसके ऊपर तो गद्दारी का टैग लगेगा ही, आपके ऊपर भी लग जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर अभी वक्त में पीछे मुड़ जाना चाहिए। सिक्स प्रिंस उन लोगों से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपने साथ अपने मेहमान को लेकर आया हूँ, ज़ू फैन मेरे मेहमान है और मैंने उनसे वादा किया था कि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं उस चीज के ढूंढने तक मैं उनके साथ रहूंगा, जब तक वो चीज उन्हें मिल नहीं जाती तब तक मैं उनके साथ रहने वाला हूं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर मेरे पर गद्दारी का टैग लगता है या फिर क्या लगता है। और साथ ही वो भागता हुआ ज़ू फैन के पीछे चला जाता है, जबकि मास्टर हु कहते हैं कि लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, क्योंकि सिक्स प्रिंस के पर गद्दारी का टैग तो लग कर रहेगा, जिस तरह से वो बंदा यहाँ पर क्वान रॉन्ग की एम्पायर इंपीरियल आर्मी के लोगों को मार रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 720 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा, क्या ज़ू फैन को वो जगह मिलेगी या नहीं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा ज़ू फैन जो होता है इंपीरियल पैलेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जहां पर गार्ड्स भागते हुए एम्परर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, वो बंदा जो है यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर है, वो बहुत ही जल्दी हमारे इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस जाएगा। तो योर मैजेस्टी जो होता है चुपचाप वहां पर खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने कब से यहाँ पर ऐसे किसी बंदे को ऑफेंड कर दिया, क्योंकि क्वान रॉन्ग ने कभी किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ली और यहाँ पर कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है जो आकर हमारे ऊपर इस तरह से आकर अटैक कर सकता है। वो लोग यहाँ पर आकर तबाही मचा रहे हैं। इसी के साथ एक और गार्ड वहां पर आता है और आकर कहता है योर मैजेस्टी अब सिर्फ 800 मीटर रह गया है, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, आपको यहाँ पर से जाना होगा, अगर वो यहाँ पर पहुंचा है तो वो आपको मार डालेगा। लेकिन जो एम्परर होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर हमारे खिलाफ हमारे एम्परर पैलेस के अंदर घुस आया है, हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्टिंग सेक्टर, बीस टेमिंग सेक्टर है, कम से कम उसे यहाँ पर बीस टेमिंग सेक्टर के नाम से ही डरना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक अकेला बंदा यहाँ पर हमारी इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस आया और यहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर फासला 0 रह जाता है, दीवार टूटती है। तो दीवार टूटते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कोई तो है जो यहाँ पर आया है। तो इसी के साथ ही वहां पर सिक्स प्रिंस और ज़ू फैन निकल कर आते हैं। जैसे सिक्स प्रिंस को देखता है तो एम्परर चलाकर उसे कहता है कि मेरे बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें गद्दी चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर बाहर वाले किसी को लेकर आए हो और तुमने यहाँ पर अपने ही बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला, पूरे पैलेस के अंदर तबाही मचा रखी है। अगर तुम्हें गद्दी चाहिए थी तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते थे, मैंने इतने से तक तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हो। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पर कोई रिबेलियन नहीं कर रहा, ये कोई गद्दारी नहीं हो, ना ही मुझे आपकी गद्दी चाहिए, आप अपनी गद्दी के ऊपर बैठे रहें, आपका इंपीरियल आपको ही मुबारक हो, आप यहाँ पर जो चाहते हैं वो करते रहें, हम तो यहाँ पर बस अपने मेहमान के साथ आए हैं। मैं तो अपने मेहमान को यहाँ पर लेकर आया था, दरवाजे के ऊपर जो गार्ड थे कुछ ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे और हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, और ऊपर से मेरा मेहमान जो कुछ ज्यादा इंपेशेंट है, ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने मेहमान को डायरेक्टली अंदर लेकर आ गया और मेरे मेहमान ने भी वहां पर 2-4 गार्ड्स को मार दिया। अब वो लोग खुद यहाँ पर रास्ते में आ रहे थे तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते। तो एम्परर से कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम रिबेलियन नहीं कर रहे, तो फिर तुम यहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारकर इस तरह से अंदर जबरदस्ती क्यों घुसे हो। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैंने आपको बताया ना, अगर गार्ड्स यहाँ पर हमें आसानी से अंदर आने देते तो फिर हम लोग चुपचाप अंदर आ जाते, उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की थी। तो एम्परर से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर मेरे बुलाने का वेट कर लेते और साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इसका मेहमान कहां से आया है जो कि यहाँ पर हमारे लोगों को मार रहा है, इंपीरियल पैलेस के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है वो फेरी से कहता है क्या तुम अब सही डायरेक्शन बता रही हो, तो उसे कहती है हाँ वहां पर। तो वहां पर सामने एक स्टोन होता है जो कि काफी अजीब सा लग रहा होता है, तो हमारा ज़ू फैन उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जबकि एम्परर चलाकर उसे कहता है कि रुको तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और साथ ही वो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बच्चे यहाँ पर इसको रोको, तो हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर
इतने गार्ड्स इसके सामने कुछ नहीं कर सके तो फिर मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ, जबकि मैं खुद यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो साइड के ऊपर से आर्मी पहुंच जाती है। टोबा टाइसन अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जैसे टोबा टाइसन वहां पर आता है, आने के बाद कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो एम्पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि कमांडर टोबा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद को जरूर आओगे, जल्दी से आगे बढ़ो, अपने सोल्जर्स को आगे भेजो, जाकर उसको पकड़ लो, वो बंदा जो वहां पर सामने खड़ा है। तो कमांडर टोबा जो होते हैं वो भी वहां पर अपने लोगों से कहता है कि वुल्फ वार्डर्स जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस बंदे को, उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लो। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से आवाज आती है। ल्यू फेंग और उसकी बेटी लियानियर भागते हैं वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो फादर उसे कहते हैं कि ल्यू फेंग, लियानियर, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ल्यू फेंग उसे कहता है कि फादर प्लीज यहाँ पर अपने लोगों को रोक दो, हम लोग उस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर आप यहाँ पर उस बंदे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारे लोग मरेंगे, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। फादर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा कभी यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करता, ये यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कह रहा है कि हमारे लोग मारे जाएंगे, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और जैसे वहां पर वो घूर कर देखता है तो उसे वहां पर ज़ूफेन दिखाई देता है। तो टोबा टाइसन कहता है कि ये क्या, ये तो टियानजू एम्पायर का नंबर 1 बटलर है, यानी ये तो ज़ूफेन। और जैसे वहां पर वो ज़ूफेन कहता है तो उसके अपने लोग भी वहां पर डर जाते हैं, क्योंकि 8 वुल्फ वार्डन सभी लोग ज़ूफेन को अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों को हमारे ज़ूफेन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो वो सभी लोग वहां पर उस 8 साल पहले हुई जंग को याद करते हैं कि वहां पर उनके साथ क्या हुआ था। सभी लोग वहां से अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। तो एम्परर से कहता है कि हमारे टोबा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो कमांडर टोबा उसे कहता है कि सर मैं इसे जानता हूं, सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। तो एम्परर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि टियानजू एम्पायर के ऊपर जब तुम लोग अटैक करने के लिए गए थे तो वहां पर डोगू ज़ेंटियान के मरने के बाद जो नया कमांडर इन चीफ बना था, क्या ये वही लड़का है। फिर साथ ही एम्परर से कहते हैं कि क्या यहाँ पर ये हमारे कंट्री के अंदर एक स्पाई बनकर आया है। तो हमारा जो टोबा टाइसन होता है वो सोच रहा होता है कि हमारा एम्परर तो बिल्कुल बेवकूफ है, आज यहाँ पर एक पावरफुल कमांडर को एक स्पाई बनकर आने की क्या जरूरत पड़ी। और साथ ही उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कोई स्पाई बनकर आया है। और साथ ही वो ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, तुमने यहाँ पर क्वान रॉन्ग के अंदर घुसकर जितने लोगों को मारा और इंपीरियल पैलेस के अंदर जबरदस्ती घुसे हो, तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया जिसकी वजह से अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि उसका बेटा और बेटी अभी भी यहाँ पर उसे इशारा खा रहे होते हैं कि नहीं फादर, उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे मत बढ़ना। तो टोबा टाइसन और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। 8 साल पहले हम लोग इस लड़के से मार खा के वापस आए थे, लेकिन उस वक्त इसका पूरी की पूरी आर्मी और इसका पूरा कंट्री इसके साथ था, और इस वक्त ये लड़का हमारे कंट्री में बिल्कुल अकेला और हमारे पास हमारी पूरी आर्मी है। फिर आखिर यहाँ पर मेरा बेटा और बेटी मुझे यहाँ पर मना क्यों कर रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वहां पर क्राउन प्रिंस भी पहुंच जाता है, वो अपने साथ 2 एल्डर्स को लेकर आता है। और ये 2 एल्डर्स भी आप पहले ही देख चुके हैं। 8 साल पहले यहाँ पर 3 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स ने इनके ऊपर अटैक किया था टियानजू एम्पायर के ऊपर, जिनमें से एक टाइगर था, एक जैकाल था और एक स्नेक था। सांप तो मर चुका और सांप के बाद अब यहाँ पर टाइगर और जैकाल भी पहुंच जाते हैं। तो वो लोग वहां पर आने के बाद क्राउन प्रिंस लाकर कहता है कि वो रहा एल्डर हु, उसको पकड़े, उसको मार डालें। और जैसे वो लोग वहां पर ज़ूफेन को देखते हैं, वो भी ज़ूफेन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के, इतने सालों के बाद अब फाइनली यहाँ पर तुम हमारे हाथ लगे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 721 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इस बड़े से पत्थर की चट्टान के अंदर से हमारे ज़ूफेन को वो मिलने वाला है जो हमारे ज़ूफेन को चाहिए। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टाइगर और मास्टर जैकाल जो होते हैं दोनों उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद हमारे ज़ूफेन से कहते हैं कि लड़के, हमने सोचा नहीं था कि फाइनली तुम यहाँ पर मैं दोबारा मिलोगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप से वादा किया था कि अगली बार जब तुम्हें मिलोगे, अगली बार तुम्हारी वो हालत करेंगे तुम यहाँ पर खुद को पहचान नहीं पाओगे। कमीने कहीं के, तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद आज हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो मास्टर जैकाल वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें वो दर्द देने वाले हैं जो दर्द तुमने हमें दिया था। तुमने हमारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, आज हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेंगे और ऐसे डिस्ट्रॉय करेंगे तुम यहाँ पर याद रखोगे, ना तुम मरोगे ना तुम जियोगे। जब किसी के साथ ही हमारे मास्टर टोबा टाइसन सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। अब जबकि 2 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स यहाँ पर बीच में आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही क्राउन प्रिंस से कहता है कि ये क्या मास्टर लैंग, क्या आप लोगों का पहले से कोई झगड़ा चल रहा है, क्या आप इस लड़के को पहले से जानते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, इस कमीने से हमारा झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 8 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर टियानजू के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे तो लू फैमिली की तरफ से इसी कमीने ने हम दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था, बल्कि हम तीनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था। और जैसे वो चिल्लाकर हमारे ज़ूफेन से बात कर रहा था, इसी के साथ ही वहां पर से किलिन का हाथ निकलता है और उन तीनों को वहां पर पकड़ लेता है। दोनों एल्डर्स और साथ में हमारा क्राउन प्रिंस भी, वो सभी लोग वहां पर उसकी गिरफ्त में होते हैं। मास्टर टाइगर कहता है कि अब ये क्या है, ये तो बिल्कुल एक सोल की तरह लग रहा है, लेकिन ये लड़का तो रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, फिर ये लड़का सोल कैसे बना सकता है, ये तो एक एथीरियल स्टेज की सोल है। तो हमारा ज़ूफेन
उनसे कहता है कमीनो, जब तुम लोग जिंदा बच ही गए थे तो फिर यहाँ पर वापस आकर मेरे सामने दोबारा से खड़े होने की क्या जरूरत थी। तुम लोग उस वक्त जिंदा बच गए थे, तुम्हें बचे रहना चाहिए था, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने पुराने वक्त को लेकर आए हो तो फिर चलो यहाँ पर अब पुराने वक्त का बदला भी ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था और इस वक्त मैं यहाँ पर तुम्हारी सोल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो ज़ूफेन वहीं पर अपनी मुट्ठी बंद करता है और उन चारों को वहीं पर मार डालता है। तो ज़ूफेन उनको मारने के बाद वहाँ पर जब उनकी सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वहाँ पर जो लोग जहाँ पर रेडियंट स्टेज में था उनकी बॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसी के साथ ही वहाँ पर दिखाते हैं कि वुल्फ वार्डन्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का एथीरियल स्टेज में नहीं है, लेकिन इसने एथीरियल स्टेज के 2 मास्टर्स को इतनी आसानी से मार डाला। ये तो अच्छा है कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, वरना हम लोग भी यहाँ पर अभी तक मर चुके होते। और टोबा टाइसन भी यही सोच रहे होते हैं कि इसी वजह से मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे कह रहे थे कि ज़ूफेन के खिलाफ अपने वुल्फ वार्डन्स को आगे मत भेजना, क्योंकि उन लोगों ने पहले इसकी पावर लेवल्स को देख लिया होगा कि यह लड़का कितना पावरफुल हो चुका है। मैं जहाँ पर ये सोच रहा था कि नंबर्स की वजह से हम लोग यहाँ पर इसे हरा सकते हैं, इस वक्त ये अकेला है, लेकिन ये अकेला भी यहाँ पर लाखों के ऊपर भारी है। जरा इसको देखो तो सही, है बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल और पहले से भी ज्यादा खतरनाक। जबकि माँ ज़ूफेन पूरी तरह से उस स्टोन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होता है। तो माँ ज़ूफेन कहता है, सिक्स प्रिंस, क्या तुम मुझे इस पत्थर के बारे में बता सकते हो कि आज ये माउंटेन जहाँ पे छोटा पत्थर ये कहाँ से लाया गया और यहाँ पर क्यों है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि मैं भी बचपन से इसको देखता आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा हूँ तब से मैं यहाँ पर आकर इसके सामने खड़ा होता था, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं देखा। तो माँ ज़ूफेन कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं। तो माँ ज़ूफेन उसके ऊपर हाथ रखता है, उसे जोर लगाकर आगे की तरफ धक्का देता है। जब हमारा ज़ूफेन उसे आगे की तरफ धक्का देता है तो उसे नीचे वहां पर एक फॉर्मेशन दिखाई देती है। तो माँ ज़ूफेन कहता है किसी ने यहाँ पर कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन की मदद से इस एरिया को यहाँ पर सील किया हुआ है और उसके ऊपर यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है ताकि किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पर नीचे एक अरे फॉर्मेशन है, लेकिन मुझसे कोई नहीं बच सकता। तो माँ ज़ूफेन अपनी वॉइड एनाइलेशन टेक्निक को यूज करके वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। जब वहां पर अटैक करता है तो उसे वहां पर एक ब्लैक पिच एरिया दिखाई देता है, एक होल दिखाई देता है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के अंदर एक होल होता है। ज़ूफेन जैसे ही वहां पर जाने लगता है, इसी के साथ ही एम्परर उसे कहते हैं कि रुक जाओ बच्चे, वहां पर नीचे मत जाना, मैं जहां पर यही चाहता हूं कि तुम वहां पर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम वहां पर गए तो फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। अब जबकि जहां पर तुमने इसको ढूंढ लिया है तो फिर मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूं। ये जो जगह है, ये जगह हमारे क्वान रॉन्ग के लिए एक बहुत ही बड़ी बेइज्जती की जगह है। इस जगह को हम लोग खुद भी छुपा कर रखना चाहते ताकि दुनिया को कभी इसके बारे में पता ना चल सके। अब यहाँ पर अगर तुम इसके अंदर जाने वाले और मुझे लगता है कि तुम जाओगे और वहां पर से जो लोग निकल कर आएंगे वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो माँ ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहूंगा, फिर चाहे वहां पर नीचे जो भी हो। तो ज़ूफेन जंप लगा देता है, सिक्स प्रिंस भी उसके पीछे पीछे भागता है। तो एम्परर उसे कहता है कि बच्चे तुम तो रुक जाओ, तुम उसके पीछे मत जाओ। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर क्या आपको पता है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले से पता है, मुझे पता है कि ये पत्थर हिलता है और इसके नीचे से कोई निकलता है, और मुझे ये भी पता है कि ये हमारे इंपीरियल फैमिली या फिर हमारे क्वान रॉन्ग के लिए इतनी बड़ी शर्मिंदगी की वजह क्यों है, और मुझे लगता है कि सर ज़ूफेन की मदद से हम लोग अपने नाम के ऊपर लगी हुई शर्मिंदगी को हटा सकते हैं और इस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी वजह से मैं वहां पर नीचे जाना चाहता हूं। मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में जा चुका हूं, मैंने ज़ूफेन को देखा है ज़ूफेन क्या कर सकता है, और मुझे लगता है कि ज़ूफेन जहां पर इस जगह को खत्म कर सकता है। और इसी के साथ वो भी जंप लगा देता है। जबकि टोबा टाइसन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, आप मुझे बताएं कि आखिर इसके नीचे है क्या। जबकि इसी के साथ ही एम्परर से कहता है कि कमांडर टोबा, मैं चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर मेरे बच्चे यहाँ पर से बाहर निकलें अपने लोगों को लो और यहाँ पर से भाग जाओ। तो वो उसे कहता है सर इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर से जो निकलेगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो यहाँ पर आने के बाद तबाही मचा देंगे। तो टोबा टाइसन उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पर से कौन निकलेगा। इतनी देर में ल्यू फेंग और उसकी बेटी दोनों ही भागते हुए उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देते हैं। जब वहां पर लियानिया जंप लगाती है तो उसके पीछे पीछे ल्यू फेंग भी जंप लगा देता है और वो दोनों वहां पर अंदर चले जाते हैं। तो एम्परर कहते हैं लो कमांडर तोबा, तो तुम्हारे बच्चे भी वहां पर अंदर चले गए हैं। अब जबकि जहां पर इतने सारे लोग अंदर चले गए हैं, मैं चाहता हूं कि अगर उनमें से कोई भी जहां पर बाहर निकल कर आता उसे लेकर भाग जाना, खास तौर पर मेरे बेटे सिक्स प्रिंस को लेकर जहां पर से चले जाना। जबकि उस लड़के ज़ूफेन ने जहां पर एथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को मारा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनमें से किसी को जिंदा लेकर बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी मैं जहां पर यही उम्मीद करता हूं कि वो लोग जिंदा आए क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। तो टोबा टाइसन भी हैरान हो रहा है कि एम्परर किस बात से डर रहा है, जहां पर नीचे है क्या जिसकी वजह से एम्परर इतना ज्यादा डर रहा है। तो टोबा टाइसन उसे कहता है कि योर मैजेस्टी क्राउन प्रिंस की बॉडी का क्या करना है। तो उसे कहता है कि इसकी बॉडी को कुत्तों को खिला दो। तो ये बात सुनने के बाद टोबा टाइसन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहीं पर नीचे का सीन दिखाता है कि माँ ज़ूफेन सबसे पहले नीचे लैंड करता है। तो वहां पर सामने केव होती है जो कि काफी लंबी आगे तक जा रही होती है, जबकि इसी के साथ उसके पीछे गिरने की आवाज आती है। क्राउन प्रिंस, लियानियर और साथ में ल्यू फेंग तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर आकर गिरते हैं। तो माँ ज़ूफेन कहता है कि बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यहाँ पर नीचे क्यों आए हो। तो यहाँ
यहाँ पर हमारी एपिसोड 772 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये केव किसने बनाई है और इस केव के अंदर कौन है जिसकी वजह से एम्परर भी डर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लियान या ल्यू फैंग और साथ में सिक्स प्रिंस वो तीनों ही वहां पर नीचे जंप लगाते हैं। तो जू फैन उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इस केव को देखकर ही पहचान सकते हो और इस केव को देखकर ही बता सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कंसीलिंग अरे फॉर्मेशन को यूज किया गया और साथ ही यहाँ पर सेक्टर स्टोन्स की मदद से अरे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारे सेक्टर की रीच से तो बियॉन्ड है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे एल्डर्स का सामना करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और एक्सपर्ट्स होने वाले हैं और तुम लोग यहाँ पर आने के बाद बच नहीं पाओगे। इसका मतलब जाके तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू फैन आपको तो पता है कि मैं यहाँ पर आपके साथ एंड तक रहने वाला हूँ जब तक आपको वो चीज मिल नहीं जाती जो आप यहाँ पर क्वान रंग में ढूंढने के लिए आए थे। आधे रास्ते में मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो जू फैन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बाकी का रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा और तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। जब किसी के साथ ही हमारी लियान यार उसे कहती है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया और साथ ही हमारे मैजेस्टी जो है वो यहाँ पर किसी ग्रेट क्लैमिटी को छुपा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्वान रंग के लिए वो करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी है तुम्हारे साथ मिलकर उसको हराएंगे और उसके बाद हो सकता है कि एम्परर हम सभी को माफ कर दें। अगर एम्परर ने कमांडर टोबा और हम सभी को माफ कर दिया तभी हम लोग यहाँ पर क्वान रंग में रह पाएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ल्यू फैंग कहता है कि चलो तुम यहाँ पर इस वजह से आई हो लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर से तुम लोग जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम लोग वाकई में यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर इस जगह के ऊपर आना चाहते हो और उसके बाद जहाँ पर से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। फिर साथ ही वो उसके ब्रदर ल्यू फैंग से कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी बहन लियान ईयर के लिए आया हूं। तो जू फैन कहता है कि हाँ यहाँ पर मजाक चल रहा है, तुम्हारा मजाक सबसे ज्यादा भद्दा था, तुमने यहाँ पर अपनी बहन के पीछे भी यहाँ पर छलांग लगा दी। तो इसी के साथ ही हमारा जू फैन कहता है चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ, वापिस ऊपर चले जाओ। तो हमारे लियान यार उसे कहते हैं कि हम लोग वापस कैसे चले जाएं, हम लोग ऊपर उड़ नहीं सकते। ये केव एक ऐसी केव है जिसके अंदर हम लोग उड़कर वापस ऊपर नहीं जा सकते और ना ही हमें पता है कि ऊपर की ऊंचाई कितनी ज्यादा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो सिक्स प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि जबकि हम लोग ऊपर से नीचे गिरे, हम लोग उड़ना चाहते थे यानी नीचे सेफ लैंडिंग के लिए, लेकिन रास्ते में हमारी पावर्स खत्म हो गई। तुम्हारा जू फैन कहता है कि शायद तुम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ये जगह बाकी की दुनिया से थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक 7th ग्रेड के रे फॉर्मेशन को बिछाया गया है। तुम सभी लोग यहाँ पर 6 ग्रेड के रे फॉर्मेशन से तो निमट सकते हो, लेकिन 7th ग्रेड के रे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी रे फॉर्मेशन होती है जो कि रेडियंस जो कि एथीरियल स्टेज से नीचे हर रे को इफेक्ट करती है। अगर तुम यहाँ पर एथीरियल स्टेज में तभी तुम इस रे फॉर्मेशन का मुकाबला कर सकते हो। क्योंकि मैं भी रेडियंट स्टेज में हूँ लेकिन मैंने पहले अपनी एथीरियल स्टेज की सोल को बना लिया हुआ है, इसी वजह से मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। फिर साथ ही मैं जू फैन कहता है कि मैं तुम सभी से यही कहूंगा कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अब जबकि तुम लोग यहाँ पर से वापस नहीं जा सकते तो चलो फिर मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन चुपचाप मेरे साथ चलना। तो जू फैन आगे आगे चल रहा होता है। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि जू फैन तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये जगह किसने बनाई होगी, इंपीरियल पैलेस के नीचे यहाँ पर ये केव किसने बनाई होगी। तो जू फैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ऐसे ने ये केव बनाई है जो कि क्वान रॉन्ग से है। मुझे लगता है कि ये एथीरियल स्टेज के मास्टर्स ने बनाई है और एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वान रॉन्ग के अंदर है ही नहीं। पूरे क्वान रॉन्ग में एक भी एथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्टर का ही काम हो सकता है और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है मुझे लगता है कि ये बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स का काम है। उनमें से कुछ ऐसे एल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इस केव को बनाया होगा और जिस तरह से इस रे फॉर्मेशन को सील किया गया और सिर्फ एथीरियल स्टेज के मास्टर अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये रे फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। उन्होंने इस रे फॉर्मेशन को अपने लिए बनाया ताकि कोई यहाँ पर नीचे ना आ सके। क्या तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। ल्यू फैंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एथीरियल स्टेज के मास्टर यहाँ पर आ सकते हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है हाँ यहाँ पर वो लोग आ सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर करते क्या होंगे। तुम्हारा जू फैन कहता है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, जहाँ पर हमें कोई मिलेगा उससे पूछेंगे कि वो लोग यहाँ पर करते क्या है। तुम्हारा जू फैन उनसे कहता है कि लोअर 3 सेक्टर से तो मुझे यहाँ पर उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे जैसा कंट्री जो है जिसके अंदर कोई भी एथीरियल स्टेज का मास्टर नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे होते हुए हमें कोई टच नहीं कर सकता, फिर चाहे आगे से कोई एथीरियल स्टेज का मास्टर ही क्यों ना निकल आए। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं कर सकता। तो लियान यार उसे कहते हैं लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग जो वो तो क्वान रॉन्ग एम्पायर के गार्डियन सेक्टर्स में से हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो लोग हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग वहां पर अगर उनका हमारा सामना किसी एल्डर के साथ होता भी है तो हम लोग उनके सामने जाकर
बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग क्वानरॉन्ग एम्पायर से हैं और वैसे भी बीस्ट टेमिंग सेक्टर तो एक राइटियस सेक्टर है। तो मा जूफैन उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो ल्यूफेंग उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। जैसे हम लोग उनके पास जाएंगे, अगर कोई एल्डर मिलता भी है तो हम अपनी आइडेंटिटीज उनके सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम लोग कमांडर टोबा के बच्चे हैं और जहां पर गलती से आ गए हैं तो वो हमें माफ कर देंगे और जहां पर से वापस जाने नहीं देंगे। तो मा जूफैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफो, इस फॉर्मेशन को यानी इस केव को फॉर्मेशन लगाकर इसलिए सील किया गया है ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब मुझे बताओ कि बिना इजाजत अगर किसी के घर के अंदर घुस जाओगे जहां पर कोई नहीं चाहता कि तुम लोग आओ तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? वो तुम्हें मार डालेंगे। यानी कि जहां पर जो भी है वो तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही तुम्हारी आइडेंटिटीज को देखेगा, वो तुम्हें ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस बार में तो भूल ही जाओ कि तुम उनसे बात करके उनके मना पाओगे। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मेरी रक्षा करेंगे। तो जूफैन कहता है मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ अपनी रक्षा करूंगा, बाकी सभी लोग अपना अपना देखना, मुझे तुम में से किसी की कोई परवाह नहीं है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि आप बस भी करो बटलर जूफैन, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम बाहर से अपने आप को टफ दिखाते हो लेकिन अंदर से तुम एक बहुत ही नरम दिल इंसान हो। जैसा कि मुझे अच्छी तरह से पता है, लास्ट टाइम तुम्हारे मरने के बारे में जो अफवाह फैली थी वहां पर तुम अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर जा रहे थे। मैंने सुना है कि उन तीनों लड़कियों को बचाने के लिए तुमने वहां पर एल्डर्स के सामने खड़े होकर उन सभी को रोका ताकि वो लड़कियां वहां से निकलकर जा सकें, क्योंकि तुम्हें उनकी परवाह थी। तो लियानियर भी वहां पर सोच रही होती है कि वाकई में जूफैन किसी लड़की के लिए ऐसा कर सकता है कि लड़कियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। तुम्हारा जूफैन कहता है कि वो एक फेक न्यूज थी, अगर मैं वहां पर मर चुका होता तो फिर तुम्हारे सामने जिंदा कैसे? मुझे सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करता हूं। और साथ ही मां जूफैन सोच रहा होता है कि नहीं लगता है कि मैं इनविंसिबल हूं और मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर मैं वाकई में डरता नहीं होता तो फिर मैं जहां पर हिमालय सॉवरियन से बचने के लिए इस जगह के ऊपर उस खास जगह को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ पर अपनी प्यारी बीवी किंग चैंग को छोड़कर आना पड़ता। तो इसी के साथ ही उन्हें सामने से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। एक लड़की वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, एक लड़की यहाँ पर क्यों चिल्ला रही है? तो इसी के साथ ये सभी लोग भागते हुए अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे रूम होते हैं। उनमें से एक रूम जो होता है वो आधा ओपन होता है। तो ये सभी लोग अब भागते वहां पर उस रूम की तरफ जाते हैं। उस रूम के अंदर से अभी भी उस लड़की की आवाजें आ रही होती है, उस लड़की के चिल्लाने की। तो जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, लियानियर सबसे पहले वहां पर दरवाजा क्योंकि थोड़ा सा खुला होता है वहीं पर से वो अंदर की तरफ देखते हैं तो वहां पर टेक्स टुक्स हो रहा होता है। तुझे देखने के बाद वो शर्मिंदा होकर पीछे हट जाती है, जबकि एल्डर चिल्लाकर कहता है कौन है वहां पर, कौन जहां पर मुझे छुपकर देख रहा है? तो वहां जूफैन और उसकी टीम वहां पर अंदर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर अपना काम बीच में छोड़ देता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी जहां पर अंदर आने की है? तुम लोग हो कौन और तुम लोग मेरे ट्रेनिंग रूम में कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं जहां पर ट्रेनिंग कर रहा हूं? तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम बीस्ट टेमिंग सेक्टर से हो। क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया? क्योंकि मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछने हैं। अब जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को रैप अप करो, वरना जिस तलवार के साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो मैं तुम्हारी उस तलवार को ही काट दूंगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर इस जगह के ऊपर ये ट्रेनिंग रूम्स क्यों बनाए गए हैं और इन ट्रेनिंग रूम्स के अंदर ये किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। ये सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जूफैन और उसकी टीम जो होते हैं वो एक ट्रेनिंग रूम के अंदर घुस जाते हैं जहां पर एक एल्डर जो होता है वो एक लड़की के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो हमारा जूफैन वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचे और मुझे ये बताओ कि जहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा थिक हो जो कि कल्टिवेटर्स के लिए कल्टिवेट करने के लिए परफेक्ट हो। तो ये बात सुनती है एल्डर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कमीने लोग कौन हो और तुम लोग कैसे यहाँ पर मेरे ट्रेनिंग रूम तक पहुंचे हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर पागल हो जो कि यहाँ पर अंदर घुसा है और उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन? मैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर हूं और तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो वो सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये तो वाकई में बीस्ट टेमिंग सेक्टर का एक एल्डर निकला। तो मां जूफैन उसे कहता है कि हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग यहाँ पर मरने के लिए ही आए हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हैं तो कम से कम अब ये तो बता दो कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर है, ये केव किस जगह के ऊपर बनी हुई है, यानी कि हमें लोकेशन के बारे में बता दो, क्योंकि अगर हम लोग मरने वाले तो कौन सा किसी को जाकर बता देंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि एक मरने वाले इंसान को जानने का कोई अधिकार नहीं होता और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है हमारे जूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है कि तुमने मेरी ट्रेनिंग को बीच में रोका है जिसकी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। तो जैसे वो जूफैन के करीब पहुंचता है जूफैन वहीं पर से अपने क्लीन के हाथ को निकालता है और उसी के साथ उसे वहां पर पीछे वाली दीवार के साथ पटक कर मारता है। तो एल्डर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुमने यहाँ पर इस सोल को कैसे निकाला। तो जूफैन उसे कहता है कि एक मरने वाले इंसान को यह जानने का
कोई अधिकार नहीं। और साथ ही वहाँ जूफेन उसकी बॉडी को वहीं पर फोड़ देता है। जब वो मर जाता है तो उसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां से भागना शुरू कर देती है। तो लड़की डर के मारे वहां से भागकर जा रही होती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागकर जा रही होती है, इसी के साथ ही हमारा सिक्स प्रिंस से पता नहीं क्या होता है कि सिक्स प्रिंस वहीं पर से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उस लड़की को गले से पकड़ लेता है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि सिक्स प्रिंस को क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों पकड़ लिया है। तो सिक्स प्रिंस उस लड़की को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है और उसका गला दबाकर उस लड़की बेचारी को वहीं पर मार डालता है। तो ये देखने के बाद हमारी लियानियर कहती है कि जहां पर इसके साथ क्या हो गया, सिक्स प्रिंस को अचानक से क्या हो गया, इसने उस लड़की को क्यों मार दिया है। तो वो जूफेन से कहती है कि जूफेन क्या तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो, सिक्स प्रिंस को क्या हुआ, उसने यहाँ पर इस लड़की को क्यों मारा है। तो वहां जूफेन कहता है मुझे कैसे पता होगा। तो वो उसे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए ना, वो तुम्हारा दोस्त और तुम उसके साथ यहाँ पर आए हो। तो वहां जूफेन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि उसने यहाँ पर कुछ गलत किया है तो जाकर उसी से पूछ लो उसने लड़की को क्यों मारा है। तो लियानियर जो होती है वो सिक्स प्रिंस से पूछने लगती है। तो इसी के साथ उसका ब्रदर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं उससे मत पूछो, उसके पास अपनी कोई वजह होगी उस लड़की को मारने की। तो इसी के साथ ही वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उनके सामने फिर से वहां पर रूम्स आ जाते हैं। तो हमारी लियानियर कहते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर निकलेगा तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो वहां जूफेन कहता है बेवकूफ कहीं की, अगर यहाँ से बाहर निकलने का या फिर अंदर आने का कोई रास्ता नहीं होता तो फिर अभी जहाँ पर जो कपल ट्रेनिंग कर रहा था वो कैसे आकर यहाँ पर कर रहा था, वो किसी ना किसी रास्ते से तो अंदर आए ही होंगे। अब मुझे लगता है कि जहाँ पर इस जगह के ऊपर इतने सारे रूम्स हैं और उसने कहा था कि वो 20 ट्रेनिंग सेक्टर्स थे और जहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए आए, तो उसका मतलब है कि वो लोग जहाँ पर आते जाते होंगे, वो लोग जहाँ पर आकर इन रूम्स के अंदर बैठकर ट्रेनिंग करते होंगे। तो जूफेन जाकर दरवाजे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है लेकिन जहाँ पर रे फॉर्मेशन काफी सा अलग है, ये हमारे 20 टेमिंग सेक्टर की तरह है, हमारी डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरह की रे फॉर्मेशन है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर आ सकते हैं। इस जगह के ऊपर भी जहाँ पर ऐसी रे फॉर्मेशन को बिछाया गया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स ही अंदर बाहर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स तो है नहीं और ना ही हमें यहाँ पर सही टेक्निक्स आती हैं। तो वहाँ जूफेन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर की जमीन पर हैं। तो ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि तुमने तो भी यहाँ पर यही कहा और साथ ही उस बंदे ने जिसको तुमने मार डाला उसने भी तो यही कहा था। तो वहाँ जूफेन कहता है नहीं उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था कि वो 20 टेमिंग सेक्टर का एक कैल्डर है, उसने ये नहीं कहा था कि वो 20 टेमिंग जमीन के ऊपर है, यानी कि ये उनका सेक्टर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, फिर तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे श्योर हो। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको गैस किया है। तो वहाँ जूफेन उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्या हम लोग इसी तरह फिर आगे बढ़े। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जबकि लियानियर वहां पर सोच रही होती है कि जूफेन यहाँ पर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, उसने कहा था उसे कुछ चाहिए, जबकि सिक्स प्रिंस उसके साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिक्स प्रिंस को भी कुछ चाहिए और वो इसी वजह से जूफेन का फायदा उठा रहा है, यानी कि जूफेन अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है और सिक्स प्रिंस अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों को चाहिए क्या। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर जू मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हूँ, जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप ढूंढ ले और मैं आपके साथ साथ जहां तक आप जाएंगे वहां तक जाऊंगा, आगे जहां पर भी जाना है ये आपका फैसला होगा, आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो जूफेन उसे कहता है कि मेरे लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर से वापस भी जा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरह से यहाँ पर वापस जाते हो तो फिर तुम्हारे क्वान रॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि सर मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ पर जो भी कह रहे हैं और आप मेरे लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फैन होने के नाते मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा, फिर चाहे जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली के साथ जो मर्जी हो जाए। तो वहाँ जूफेन कहता है चलो फिर अच्छी बात है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो लियानियर अभी भी सोच रही होती है कि आज यहाँ पर इन सभी के बीच में चल क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर आपस में कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हैं। तो वहाँ जूफेन वहीं पर दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी दूसरी आई को एक्टिवेट करता है, आई ऑफ द एक्लिप्टिक थंडर फायर को यूज करता है। जैसे वो यहाँ पर उस थंडर फ्लेम वाली टेक्निक को यूज करता है तो शायद वो यहाँ पर उस दरवाजे के ऊपर लगी फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड का एंड हो जाता है और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ जूफेन जो था अपनी थंडर आई को यूज करता है, जब वो थंडर फ्लेम आई को यूज करते हुए दीवार के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर दीवार के ऊपर से ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है और ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वहाँ पर उस दीवार को तोड़ देती है। ये देखने के बाद लियानियर कहती है कि ये क्या चीज़ है, इसके पास इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आई, ये तो बहुत ही टेरिफाइंग पावर है। जबकि उसका ब्रदर उन लोग से कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ पर एक बड़ा धमाका होने वाला है और इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वो दीवार टूट जाती है। तो उस दीवार के टूटने के बाद उसके पीछे जो इलाका दिखाया
दिखाया जाता है, जो एरिया दिखाया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा अजीब होता है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीनरी वाला इलाका होता है। तो हमारा ज़ूफेन उन लोगों से कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर वाकई में ऐसा हो सकता है। देखो तो यहाँ पर इस टनल के दूसरी तरफ तो एक पैराडाइज है और यहाँ पर या तो एक पैराडाइज ही हो सकता था या फिर एक हेल हो सकती थी, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर ही ऐसा है जो कि इसको अपने कब्जे में ले सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक पैराडाइज है जो कि यहाँ पर जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था ये वही चीज़ है, और इसे यहाँ पर बीच डेमिंग सेक्टर के लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। मुझे तो शुरुआत से आकर बीच डेमिंग सेक्टर वालों के पास इसे ढूंढना चाहिए था। मैं तो ऐसी क्वानरांग के अंदर आ गया और इसी के साथ ही उनसे कहता है चलो अंदर चलते हैं, और इसी के साथ ही ज़ूफेन अपने साथियों को लेकर जैसे वहां पर बीच डेमिंग सेक्टर के अंदर घुसता है तो इसी के साथ सामने से दो बीस्ट निकल कर आते हैं। दो बड़े बड़े पावरफुल बीस्ट जो होते हैं उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट है और ऊपर से ये दो भी हैं। तो वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपनी थंडर फ्लेम आई को यूज करता है, और जैसे वहां पर थंडर फ्लेम आई को यूज करता है दोनों बीस्ट उसकी पावर्स को देखने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो लियान यार इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ज़ूफेन देखो पहले से कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लास्ट टाइम यानी 8 साल पहले हमने इसे देखा था, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की मदद से यानी बीस्ट को घूर कर देखता था, उसी वक्त बीस्ट जो थे वो डर कर भाग जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर जिस बीस्ट को घूर कर देखता है तो बीस्ट वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, यानी कि अब इसकी पावर लेवल तो उस लेवल तक बढ़ चुके हैं जहाँ पर कोई भी 7th ग्रेड का बीस्ट इसके सामने कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि उसी वक्त बेहोश हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है और ये यहाँ पर इस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर बीस्ट डेमिंग सेक्टर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और मां ज़ूफेन भी वहां पर यही सोच रहा होता और कहता है कि मैं यहाँ पर पहले अपनी अज़ूरे ब्लू फ्लेम के साथ इन स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा सकता था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर कुनपेंग की अज़ूरे ब्लू फ्लेम को यूज करता था तो बीस्ट जो थे वो डर कर भाग जाया करते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर 7th ग्रेड के बीस्ट या फिर इससे नीचे के जितने बीस्ट हैं सभी लोगों को अपनी थंडर फ्लेम आई के साथ डरा नहीं सकता, बल्कि उन्हें यहाँ पर बेहोश कर सकता हूँ। बस एक ही अटैक और ये सभी लोग यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मैं नेचुरली यहाँ पर सभी बीस्ट का किंग बन चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थंडर फ्लेम है। ये थंडर फ्लेम 5 बीस्ट की पावर्स को मिक्स करके बनाई गई है, जिसकी वजह से मेरी पावर लेवल्स जो है वो बीस्ट से भी ज्यादा है, यानी सेक्रेड बीस्ट की पावर लेवल से भी ज्यादा है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जहाँ पर बीस्ट डेमिंग सेक्टर का मेन सेक्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका पैट्रियार्च बैठा होता है और पैट्रियार्च उनसे कहता है कि बताओ कि फाइटिंग के क्या हालात हैं। ज़ीव वूजा ने हमें यहाँ पर सेक्रेड स्टोन्स दिए थे, 1000 सेक्रेड स्टोन्स के बदले में हमें यहाँ पर अपने पास से 50 इथेरियल स्टेज के एल्डर को वहां पर भेजना था टियांजू से फाइट करने के लिए। लेकिन अब हमें वहां पर और ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ से एल्डर्स और ज्यादा एल्डर्स को मांग रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमें और रीइंफोर्समेंट्स चाहिए, तो तुम लोग बताओ कि क्या मुझे रीइंफोर्समेंट्स को वहां पर भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम लोग जितने ज्यादा लोगों को वहां पर भेज रहे हैं टियांजू उन सभी लोगों को बुरी तरह जख्मी किए जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उनका एडवाइजर उनसे कहता है कि सेक्टर लीडर रिसेंट ईयर्स में टियांजू ने अपनी पावर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, यानी पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ लू क्लैन ने अपनी पावर लेवल्स को उस हद तक बढ़ा लिया है कि वो यहाँ पर तीनों बड़े गार्डियन सेक्टर्स की पावर लेवल के बराबर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर तीनों गार्डियन सेक्टर्स मिलकर भी उनके ऊपर अटैक करेंगे तब भी वो यहाँ पर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर अपने इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को खो देंगे अगर हम लोग और ज्यादा एक्सपर्ट्स को वहां पर भेजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर और लोगों को भेजना चाहिए। जबकि एक एल्डर पीछे से निकलता है और कहता है कि क्या तू यहाँ पर चाहते हो कि और ज्यादा एल्डर्स को वहां पर भेजा जाए? पहले हम लोग यहाँ पर 50 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स और वेनरेबल्स को वहां पर भेज चुके हैं, उनमें से आधे अगर जख्मी नहीं हुए तो आधे तो मर चुके होंगे। हम लोग यहाँ पर और कितने ज्यादा लोगों को मरवाना चाहते हैं? क्या तुम बेवकूफ हो जो यहाँ पर इतने लोगों को वहां पर भेज कर मरवाना चाहते हो? हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक गार्डियन सेक्टर है, हमारा यहाँ पर इस फाइट से क्या लेना देना है? तो अपने पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च ये फाइट हमारी नहीं है, हमें सिर्फ 1000 सेक्रेड स्टोन्स देकर लालच दी गई। ज़ीव वूजा ने कहा कि टियांजू एम्पायर के साथ फाइट करनी है, अपने 50 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स को वहां पर भेज दिया और उसके बाद अब वो क्या चाहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने सभी एल्डर्स को भेज दें और उसके बाद हमारा सेक्टर कमजोर हो जाए। अब देखो यहाँ पर हिवन ट्रेलिंग सेक्टर का कमीना मास्टर रॉन्ग जो है वो तो अपनी साइड के ऊपर पीछे हट गया है, वो तो यहाँ पर फाइट का हिस्सा भी नहीं बन रहा, जबकि उसने शुरुआत में आकर ज़ीव वूजा के साथ मिलकर उसके सेक्टर में सब कुछ किया था। अगर वो पीछे हट सकता है तो फिर हम लोग पीछे क्यों नहीं हट सकते? हम लोग बिला वजह अपने एल्डर्स को क्यों मरवाएं? क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि कोई भी हमारे पर हमारी कमजोरी को वजह बनाकर हमारे पर आकर अटैक कर सकता है। इसलिए मैं तो ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर अपने एल्डर्स को और ज्यादा वहां पर इस फाइट का हिस्सा बनने के लिए भेजें। ये फाइट बिल्कुल बेकार है और पहले भी यहाँ पर टियांजू एम्पायर ने हमारे पास एक काफी बड़ा एरिया छीन लिया था, एक फर्टाइल लैंड का हिस्सा उन लोगों ने हमसे छीन लिया था और क्या तुम इस बार यहाँ पर फिर से अपना आधा हिस्सा उनको देना चाहते हो? उसकी बात सुनने के बाद काफी सारे एल्डर्स जो होते हैं वो मान लेते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ पर किसी दूसरे की फाइट का हिस्सा क्यों बनना है, जबकि यहाँ पर हमारा इस सब फाइट से कोई लेना देना भी नहीं है। तो उनका पैट्रियार्च जो होता है उसकी बात समझ रहा होता है और साथ ही वहां पर उसे एक झटका लगता है और वो चलाकर कहता है कि अच्छा नहीं है, किसी ने यहाँ पर सेक्टर के डिफेंसिव अरे को तोड़ दिया है, किसी ने हमारी रे फॉर्मेशन को तोड़कर
कर अंदर घुस चुका है। तो इसी के साथ ही दो एल्डर्स जो होते हैं हमारे ज़ू फैन की टीम को रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर आने की। तुम जो भी कमीने लोग हो यहाँ पर अंदर नहीं आ सकते, बिना इजाजत के तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में जानते हो और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एल्डर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि हमने पहले कभी तुम्हें कहीं पर देखा है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि तुमने अभी भी तो यहाँ पर कहा कि हम कमीने लोग, इसका मतलब यह है कि हम लोग कमीने लोग हैं। तुम्हारे ज़ू फैन की बात सुनने के बाद दोनों एल्डर्स काफी सा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या बकवास कर रहा है, हमने तो बस यहाँ पर आकर इसे टॉन्ट किया था। और इसी के साथ एक एल्डर से कहता है कि हमारे पास यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। और वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जैसे वो उसके करीब पहुंच रहा था हमारा ज़ू फैन वहीं पर से अपनी आई ऑफ द वॉइड को यूज करता है और उसकी बॉडी को फोड़ देता है। तो एक एल्डर के वहां पर मर जाने के बाद दूसरा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये लड़का तो इस वक्त अपनी एथेरियल स्टेज रेडियंट स्टेज के 8th लेवल पर है, जबकि मैं तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4th लेवल पर। इसका मतलब यह है कि मैं इसे फाइट करके जीत नहीं सकता। लेकिन साथ ही वो अपने पास अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकाल लेता है। तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों के पास यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी होता है कि वो लोग अपने पास स्पिरिचुअल बीस्ट को रखते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपने लिए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ट्रेन किया होता है। तो ये एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है। जैसे ही वहां पर स्कॉचिंग ईगल को निकालता है तो मिस लियानियर कह रही है तो एक 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है। तो वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है तुम लोगों ने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों का अगर कल्टीवेशन लेवल लो होगा तब भी वो यहाँ पर हायर लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक 6th लेवल के बीस्ट को कंट्रोल कर रखा है। अब यहाँ पर ये 6th लेवल का बीस्ट तुम्हें बड़ी आसानी से मार डालेगा, तुम सभी को मार डालेगा। लेकिन इसी के साथ जो बीस्ट जो होता है ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है और वो लड़का पीछे की तरफ घूम कर देखता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 725 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ू फैन अब जाकर इनके पैट्रियार्च और बाकी सभी एल्डर्स के साथ क्या करने वाला और क्या उसे वो पैराडाइज मिल जाएगा जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक लड़का जो होता है वहां पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालता है और 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पर धड़म करके ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो लड़का पीछे घूम कर देखता है तो उसका बीस्ट वहां पर गिर चुका होता है, बेहोश हो चुका होता है। तो वो कहता है यहाँ पर हुआ क्या, ये कैसे हुआ। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो लड़का भी वहीं पर मर जाता है। और उसके मरने के बाद हमारा ज़ू फैन कहता है कि चलो जल्दी से आप बताओ कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो लिटिल फेरी जो होती है उस सामने की तरफ इशारा करती है और कहते हैं कि इस तरफ आगे बढ़ते जाओ। जबकि हमारा जो 6th प्रिंस होता है वो कहता है देखो तो जरा, हम मेरे आइडल को देखो, मेरे हीरो को देखो, ये जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। जबकि पीछे खड़े लियानी और लियू फेंग दोनों सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो वाकई में यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और इतना पावरफुल कि अब यहाँ पर एक वाइल्ड मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। अपने रास्ते में यहाँ पर लाशें बिछाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। जबकि अब हम लोग इसके साथ ही बन चुके हैं तो फिर हमें भी यहाँ पर इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा। फिर चाहे आगे जाकर जो भी हमारे साथ होता है वो होता रहे, लेकिन अब फिलहाल के लिए इसके साथ ही जाना पड़ेगा। वहाँ ज़ू फैन जो होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वहां पर रास्ते में उसके सामने जितने भी वहां पर सोल्जर्स आते हैं वो सभी को बुरी तरह से पीट देता है। तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन ज़ू फैन उन सभी को मारते मारते आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। दोनों बहन भाई वहां पर सोच रहे होते हैं कि इसका पूरे का पूरा लू क्लैन इसके जैसा है। वहां पर भी मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। जब हम लोग इनके सेक्टर में गए थे उस वक्त ये लोग हमें बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे, यानी कमजोर चीजें समझकर हमें यहाँ पर इसी तरह उठाकर पटक रहे थे। और अब देखो यहाँ पर ये लड़का, मुझे लगता है कि इस लड़के को अपना दुश्मन बनाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो बेस्ट तो यही है कि इस लड़के के साथ दोस्ती की जाए, इसे दुश्मन ना बनाया जाए। तुम्हारा ज़ू फैन जो होता है सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनली एंड के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं, लेकिन वो सभी लोग घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके बीस्ट जो होते हैं वो रिंग के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही मेन एल्डर की फोर्स वहां पर पहुंच जाती है जिसमें उनका सेक्टर लीडर भी होता है। तो वो सभी लोग वहां पर आते हैं और उनसे कहता है कि तुम सभी बेवकूफो यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर डरपोकों की तरह पीछे हट रहे हो जबकि वहां पर दुश्मन तुम्हारे सामने आके बढ़ो और अटैक करो। तो वो सभी लोग कहते हैं कि सेक्टर लीडर वो लड़का एक मॉन्स्टर है और हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और साथ ही वो उनसे कहता है हमारे कितने ही ब्रदर्स यहाँ पर मारे गए हैं, अगर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तो हम सभी लोग भी वहां पर जाकर उस लड़के के हाथ से मारे जाएंगे। इसलिए प्लीज एल्डर्स आप ही को कुछ करना होगा, आप यहाँ पर खुद आगे बढ़े और इस बैटल का हिस्सा बने, हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर उनसे कहता है कि बताओ कि इनमें से किसने ये सब कुछ किया है। इनमें से एक 8th लेयर रेडियंट स्टेज के ऊपर, दूसरा 5th लेयर पर है और तीसरी जो है वो 2nd लेयर पर है। जबकि उनमें से एक चूजा तो यहाँ पर वही वाली परफॉर्म राम के 6th लेवल पर है। तो क्या यहाँ पर इन चारों लोगों ने मिलकर इतने सारे लोगों को, तुम्हारे इतने डिसाइपल्स को मारा है? तुम सभी लोग यहाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो वो लड़का उसे कहता है कि नहीं सर, यहाँ पर चारों ने नहीं बल्कि एक ने, वो यहाँ पर सफेद बालों वाला जो लड़का है उसने यहाँ पर अकेले ने ये सब कुछ किया और उसने अभी तक यहाँ पर अपना हाथ भी नहीं हिलाया। बस वो आगे बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेंज एनर्जी निकलती है जिससे हमारे बीस्ट भी डर रहे हैं और साथ ही वो लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस बात से सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स एक लड़के के हाथ से यहाँ पर कैसे मार सकते हैं। और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं तुम लोग यहाँ पर बेवकूफों की तरह इस
से मार खा रहे हो, अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को निकालो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग स्पिरिचुअल बीस्ट को इसलिए ट्रेन करते हैं ताकि हम लोग अपने बीस्ट को भी फाइट में यूज कर सके। तुम सभी लोग अपने अपने बीस्ट को निकालो। तो वहां पर डिसाइपल्स उनसे कहते हैं लेकिन एल्डर्स हमारे बीस्ट जो है वो पता नहीं किस चीज से डर रहे हैं, लेकिन वो रिंग के अंदर से बाहर आने से मना कर रहे हैं। वो रिंग के अंदर से बाहर नहीं निकल रहे, यहाँ तक कि अगर यहाँ पर उन्हें मार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो लोग रिंग के अंदर से निकलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वाकई में ऐसा भी कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा सके। फिर साथ ही सेक्टर लीडर कहते हैं कि एल्डर मुझे लगता है कि आपको अपने बीस्ट को रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि इन सभी बच्चों के बीस्ट के साथ तो कोई प्रॉब्लम है। तो एल्डर जो होते हैं वो हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सेक्टर लीडर, हम लोग यहाँ पर जब तक हैं तब तक यहाँ पर आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना। ये सारे के सारे बच्चे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल तो हैं, लेकिन लगता है कि इन लोगों ने ठीक तरह से अपने बीस्ट को टेम नहीं किया, जिसकी वजह से इनका और बीस्ट के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना मजबूत नहीं है। और बैटल में वो यहाँ पर अपने बीस्ट को बुला रहे, लेकिन बीस्ट आगे से गद्दारी कर रहा है और उनके साथ यहाँ पर उनकी बात नहीं मान रहा और बाहर आकर फाइट नहीं कर रहा। बाकी के सभी एल्डर्स भी यहाँ पर यही बात कहते हैं और कहते हैं कि हाँ लगता है कि इन बच्चों को दोबारा से यहाँ पर टीचिंग्स देनी पड़ेंगी। हालांकि बीस्ट टेमिंग सेक्टर बीस्ट को यहाँ पर ट्रेन करने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों क्योंकि ये सारे के सारे डिसाइपल्स है तो लगता है कि ये सभी लोग टाइम पास करते रहे होंगे और ठीक तरह से उन्होंने क्लासेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अपने बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो लड़के के सामने अपने बीस्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं उन सभी एल्डर से कहते हैं कि तुम में से जो भी आगे बढ़ेगा अपने बीस्ट को यूज करे या फिर जैसे मर्जी मुझे उस लड़के का सर काट के दो, जो भी यहाँ पर उस लड़के का सर काट के देगा मैं उसे यहाँ पर ग्रेट मेरिट दूंगा। तो ये बात सुनती एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं आप बिल्कुल परेशान ना हूं, मैं जहाँ पर अपने 7th ग्रेड के बीस्ट को यूज करूंगा। तो उसके बीस्ट का नाम क्लाउड सन फ्लेम टाइगर होता है। तो वो कहता है कि मेरा बीस्ट पिछले 20 साल से मेरे साथ है और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, जिसका मतलब यह है कि हम दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अपने बीस्ट को अभी यहाँ पर बाहर बुलाता और अपनी रिंग को सामने की तरफ करता और कहता है कि मेरे थंडर बीस्ट यहाँ पर बाहर निकलो, लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। और इसी के साथ ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि उनके डिसाइपल्स पीछे खड़े हंस रहे होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर एल्डर के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। तो सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं कि यार अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, एक बीस्ट जिसके साथ 20 साल पुराना ताल्लुक है और वो यहाँ पर हर फाइट में हमारे काम आता है, लेकिन आज अचानक यहाँ पर वो बाहर निकलने से मना कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? तो एक और एल्डर जो होता है पीछे से वहां पर हंसना शुरू कर देता है और एल्डर से कहता है कि ओल्ड मैन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी, लगता है कि तुम्हें भी इन बच्चों की तरह यहाँ पर दोबारा से प्रिंसिपल सीखने की जरूरत है, लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर क्लासेस लेने की जरूरत है और तुम भी यहाँ पर ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ सोते रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा बीस्ट भी यहाँ पर डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा। अभी मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि बीस्ट कैसे निकाले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है मेरा बीस्ट पिछले 100 साल से मेरे साथ है, यानी कि पिछले 100 साल से मैं यहाँ पर अपने बीस्ट को अपने साथ रखे हुए हूँ। मेरा 7th ग्रेड का बीस्ट मेरे साथ बहुत सारी जंगें लड़ चुका है और हम दोनों के बीच का बॉन्ड तो ऐसा है जैसे कि एक जिस्म और एक जान, यानी कि मैं अगर उसे किसी भी ओपोनेंट को मारने के लिए भेजूंगा, चाहे ओपोनेंट कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना, वो जरूर बाहर निकलेगा। और साथ ही एल्डर जो होता है अपने हाथ को सामने करता है और अपनी रिंग के अंदर से अपने बीस्ट को रिलीज करता है, लेकिन उसका बीस्ट भी नहीं निकलता और इस बात से एल्डर भी काफी हैरान हो जाता है। तो वहां ज़ूफेन देख रहा होता है कि अब इनमें से कौन यहाँ पर अपने बीस्ट को निकाले, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बीस्ट को नहीं निकाल पाएगा। तो दूसरा एल्डर जो होता है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और इस तरह वो सभी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं तुम सभी लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए, अब जल्दी से सभी लोग एक साथ अपने बीस्ट को रिलीज करो, जितने एल्डर्स हैं सभी लोग अपने बीस्ट को रिलीज करो। तो वो सभी के सभी एल्डर्स अपने हाथ सामने करते हैं, अपनी रिंग्स को ओपन करते हैं ताकि उसके अंदर से वहां पर बीस्ट को रिलीज कर सके, लेकिन किसी एक का बीस्ट भी वहां पर रिलीज नहीं होता, किसी एक का बीस्ट भी आगे नहीं बढ़ता। तो एल्डर कहते हैं क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? तो वो ज़ूफेन से कहते हैं कि लड़के क्या ये तुम्हारा किया धरा है, लड़के क्या तुमने किया है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। चुपचाप बता दो कि तुमने यहाँ पर कौन सी ट्रिक को यूज किया है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैंने किसी ट्रिक को यूज नहीं किया, ये सारे के सारे बीस्ट यहाँ पर बाहर निकलने से डर रहे हैं क्योंकि मैं सभी बीस्ट का किंग हूँ, इसी वजह से वो अपने किंग के सामने फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना चाहते। तो यहाँ पर हमारी ये एपिसोड 726 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा ज़ूफेन इनके सेक्टर लीडर के साथ क्या करने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन उन सभी के सामने अपने आप को बीस्ट किंग अनाउंस करता है, जिसके बाद हमारा जो पैट्रियार्च होता है वो सोच रहा होता है कि ये ऐसा कैसे कह सकता है, हमने कभी यहाँ पर बीस्ट किंग के बारे में नहीं सुना जो सभी बीस्ट का किंग हो, क्योंकि हमने बहुत सारे ग्रेड के बीस्ट को देखा है लेकिन कभी भी कोई बीस्ट यहाँ पर किसी दूसरे बीस्ट का किंग नहीं हो सकता। हमेशा यहाँ पर ऐसा ही होता है कि सभी बीस्ट एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये किसी ट्रिक को यूज कर रहा है जिसकी वजह से हमारे बीस्ट बहुत ज्यादा डर गए और वो रिंग के अंदर से बाहर आने को तैयार नहीं
नहीं है। तो इसी के साथ ही वो जूफैन से कहता है कि लड़के तुम जहां पर अपने झूठ किसी और जगह के पर जाकर बोलना, तुम जहां पर अपने आप को किंग ऑफ बीस्ट कह रहे हो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे जहां पर आने की वजह क्या है, तुम हमारे सेक्टर के अंदर क्यों आए हो, तुम हो कौन और जहां पर कौन सी ट्रिक्स को यूज कर रहे हो जिससे तुम जहां पर हमारे बीस्ट को डरा रहे हो, जिसकी वजह से बीस्ट बाहर नहीं निकल रहे। तो जूफैन उसे कहता है कि तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो, अफसोस कि मैं तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरा सीक्रेट है। फिर साथ ही उसे कहता है और तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें अपने बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। और वो सिक्स प्रिंस से भी कहता है कि तुम भी नहीं बताओगे। और साथ ही जूफैन उसे कहता है और रही बात यहाँ पर मेरे आने की, तो मैं अपने आने की वजह तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक पैराडाइज है, एक बहुत ही खास जगह है, तो क्या तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपनी वो खास जगह मुझे दे सकते हो। तो इसी बात सुनने के बाद पैट्रियार्च उसे कहते हैं तो तुम यहाँ पर उस खास जगह को लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि फुल मून आने से पहले तुम यहाँ पर उस जगह को हासिल कर पाओगे, जहाँ पर उस जगह के ऊपर जा पाओगे। तो जूफैन कहता है कि क्या मतलब है फुल मून के आने से पहले। तो बीस्ट टेमिंग सेक्टर लीडर उसे कहते हैं मुझे लगा ही था कि तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल पैराडाइज वाली जगह है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उसे ओपन कैसे करना है या फिर उसे यूज कैसे करना है, तुम्हें उसकी डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन खैर अब यहाँ पर उसकी डिटेल्स तुम्हें बताने का फायदा भी नहीं है क्योंकि हम लोग कौन सा तुम्हें यहाँ पर उस जगह को यूज करने देने वाले हैं। हमारे सेक्टर के लोग कभी भी यहाँ पर तुम्हें वो जगह नहीं देंगे और साथ ही तुम आज यहाँ पर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तो जूफैन कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो वो सभी लोग अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं बच्चे, हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है बल्कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे पास यहाँ पर पूरे 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो जूफैन आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है बस 200 ही। तुझे बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़के ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट हो जबकि हम लोग यहाँ पर इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। हम सभी के पास हमारी सोल फॉर्म्स हैं, हम तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकते हैं, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इसी के साथ वो कैल्डर से कहता है कैल्डर आगे बढ़ो और मुझे इसका सर काट कर ला कर दो। इस लड़के को यहाँ पर इस तरह से मारना ताकि इस लड़के को अपने पैदा होने पर पछतावा हो, इस लड़के को इस बात के ऊपर पछतावा हो कि वो यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर आया ही क्यों। तो एक कैल्डर जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी लाइन वाली सोल को रिलीज करता है और कहता है लड़के क्या तुम्हें पता है कि इथेरियल स्टेज और रेडियंट स्टेज में क्या फर्क होता है। कि इथेरियल स्टेज के लोगों के पास यहाँ पर उनके सोल फॉर्म होती है और वो सोल फॉर्म के साथ भी अटैक कर सकते हैं और एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट तो उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसी के साथ ही जैसे वो हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है तो वहीं पर से जूफैन की ग्लिन का हाथ जो होता है वो आगे बढ़ता है और ड्रैगन का हाथ यानी ग्लिन का हाथ जो होता है वहां पर उस सोल को पकड़ लेता है, उसे अपने हाथ में बंद कर लेता है। ये देखने के बाद सेक्टर लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो जूफैन उनसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट जो होता है वो एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये फार्मूला मेरे पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि मैं एक आम रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही वो मुट्ठी बंद करता है तो इसी के साथ सोल क्रश हो जाती है। तो जैसे ही वहां पर डिवाइन सोल क्रश होती है तो वो एल्डर जो होता है वो भी वहीं पर मर जाता है और बाकी के सभी एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये ऐसे कैसे हो गया, इस लड़के ने यहाँ पर कैसे कर दिया, इसने यहाँ पर उस सोल को कैसे डिस्ट्रॉय किया, क्या इसने अभी भी यहाँ पर जो बड़ा सा हाथ निकाला था क्या वो भी एक डिवाइन सोल थी। लेकिन ये लड़का तो रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है, सोल तो सिर्फ और सिर्फ इथेरियल स्टेज के मास्टर्स के पास होती है। तो सेक्टर लीडर भी उसे कहता है कि लड़की हाय तुम हो कौन, अपने बारे में बताओ। तो जूफैन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में गैस नहीं कर सकते मैं कौन हूँ, पहले तो मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया था लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारा डाउनफॉल हूँ, यानी कि तुम्हारे सेक्टर के लिए मैं तबाही बन गया हूँ। और साथ ही जूफैन अपनी ड्रैगन सोल को रिलीज करता है। जैसे वो यहाँ पर हिमली किलिन ड्रैगन सोल को रिलीज करता है तो वो सभी लोग उसकी ड्रैगन सोल को पहचानते हैं और कहते हैं ये तो डीमन स्कीमिंग सेक्टर का जूफैन है। तो वो सभी लोग कहते हैं जूफैन ये तो वही जूफैन है जिसने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के सभी वॉरियर्स को डबल ड्रैगन गैदरिंग में पूरी तरह से अनाइलेट कर दिया था। लेकिन इसके बारे में तो कहा गया था कि ये मर चुका है क्योंकि यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर के लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया था। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जी वूजा ने बताया था बीस्ट टेमिंग सेक्टर की तरफ से यहाँ पर मैसेज आया था कि यहाँ पर इसको मार दिया गया है। तो सेक्टर लीडर भी उसे कहता है कि जूफैन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हो जबकि तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर यानी कि डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोगों ने तुम्हें मारने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था, फिर तुम वहां पर से बचकर कैसे आ गए। और क्या तुम्हें याद है कि तुमने हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर की टीम के साथ क्या किया था जो कि डबल ड्रैगन मैनर में गए थे, तुमने उन सभी लोगों को वाइप आउट कर दिया था और मुझे उनका बदला लेना था। और देखो जहां पर हमारी किस्मत देखो, तुम खुद जहां पर चलकर हमारे सेक्टर के अंदर आ गए हो। चलो तुम राइट के सेक्टर के हाथ से बच गए, तुम उनके हाथ से मुझे नहीं पता कैसे बचे, लेकिन अब तुम यहाँ पर हमारे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हमारे पास यहाँ पर पूरे 200 वॉरियर्स हैं और हम लोग यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे। तो जूफैन उसे कहता है बेवकूफो, जब यहाँ पर यूनिवर्सल राइट के सेक्टर के लोग जो कि सुपीरियर 3 सेक्टर्स में से थे वो मुझे नहीं मार पाए, तो तुम्हारे जैसा लोअर 3 सेक्टर्स में से एक बीस्ट टेमिंग सेक्टर मेरे खिलाफ क्या ही कर पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ पाओगे। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि जूफैन अपनी एरोगेंस को बंद करो, तुम यहाँ पर नहीं बच सकते।
मुझे नहीं पता कि राइट के सेक्टर से तुम कैसे बचे थे, लेकिन तुम यहाँ पर से तो बचकर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। तुम्हें यहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हमारे पास पूरे 200 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स है। तुम्हारा ज़ूफेन फिर से उसे कहता है मैं फिर से वही कहूंगा, क्या बस सिर्फ 200 ही हैं? तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि ये बार बार यहाँ पर बस का लफ्ज कहना बंद करो। 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स होना कोई कम नहीं होता, हमारे पास पूरे 200 एक्सपर्ट्स हैं। और साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स तुम्हारे खिलाफ क्या कर सकते हैं। और साथ ही वो अपने सभी एल्डर्स से कहता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करो। तो सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहीं पर हमारा जो लियू फेंग होता है वो कहता है कि यहाँ पर ज़ूफेन इन सभी को हैंडल कर पाएगा। एक दो की बात तो अलग थी, लेकिन अब यहाँ पर 200 एक्सपर्ट्स एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपने डिमोनिक स्माइल देता है, फिर साथ ही अपने पास से अपनी हिमली स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो अपनी हिमली स्वॉर्ड को निकालने के बाद वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो वहां पर 6-7 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स जो होते हैं उसकी तलवार के साथ हिट होते हैं और वो सभी लोग जो होते हैं मर के वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और बाकी के सभी लोग अब यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और सेक्टर लीडर सोच रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल है, इसने यहाँ पर 6 से 7 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को सिर्फ एक ही मूव में मार डाला है। इसका मतलब यह है कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी सा रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट नहीं है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मैं तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ बस 200 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत ज्यादा कम है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में से हो। लोअर 3 सेक्टर से होने का मतलब यह है कि तुम्हारे पास इथेरियल स्टेज के मास्टर्स तो हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास हार्मोनी स्टेज का कोई मास्टर नहीं होगा। जब तक तुम्हारे पास हार्मोनी स्टेज का कोई मास्टर नहीं है तब तक तुम सभी लोगों की औकात मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह है और मैं तुम्हें अपने हाथों में मसल दूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 727 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वो पैराडाइज दिखाया जाएगा जो कि फुल मून में ओपन होता है। तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज़ूफेन जो होता है वहां पर डीमंस गेमिंग सेक्टर के लोगों की बैंड बिछा रहा होता है। डीमंस गेमिंग सेक्टर के एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। इस लड़के ने अपनी एक ही तलवार के स्लैश के साथ हमारे कितने सारे रेडियन स्टेज के सॉरी एथेरियल स्टेज के मास्टर्स को मार डाला। वो बेचारे तो अपनी सोल को भी रिलीज नहीं कर पाए। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? इस लड़के के बारे में हमने जो कुछ भी सुन रखा था वो तो वाकई में सच निकला कि ये लड़का एक मॉन्स्टर की तरह है। जब किसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और अपने सेक्टर लीडर से कहते हैं कि सेक्टर मास्टर मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ फाइट करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एल्डर मारे जाएंगे। क्यों ना इस लड़के के साथ कोई समझौता कर लें। हम इस लड़के से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यार इस लड़के को चाहिए क्या। अगर वो हमारे सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाता तो फिर हम लोग इसके साथ कोई समझौता कर लेते हैं और इसे जो चाहिए वो दे देते हैं और ये चला जाएगा। सेक्टर मास्टर चलाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के सामने अपने घुटने टेक दूंगा? हमारा सेक्टर एक पूरे का पूरा सेक्टर और हम लोग यहाँ पर एक बच्चे के सामने जो कि डीमंस गेमिंग सेक्टर है उसके सामने घुटने टेक दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और साथ ही उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस बच्चे के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर फिर से उसे कहने की कोशिश करता है, लेकिन सारे जो बच्चा एक मॉन्स्टर है तो उसे कहता है बस करो, बहुत हो गया। तुम सभी लोगों के पास भी अपने अपने मॉन्स्टर्स है, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ये 200 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। जब 200 एल्डर्स एक साथ अपनी सोल्स को रिलीज करके अटैक करेंगे तो सेक्टर लीडर जो होता है अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, अपनी सोल्स को रिलीज करो अपने सेक्टर मास्टर के लिए और इस लड़के को मार डालो। और इसी के साथ ही वहां पर कुछ और एल्डर्स अपनी सोल्स को रिलीज करते हैं और इसी के साथ उनमें से 2 एल्डर्स जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करने लगे हैं। वो अपनी सोल्स को रिलीज करने के बाद अपनी सोल्स को आपस में मर्ज करते हैं। तो इसी के साथ दोनों की सोल्स जब आपस में मर्ज होते हैं बड़ी तेजी के साथ हमारे ज़ूफेन के ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि अब देखो यहाँ पर कुछ नया है। तो दोनों की सोल्स आपस में मर्ज होने के बाद बड़ा सा फायर का टॉर्नेडो बना देती है। तो सभी देखने वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये तो हमारे एल्डर ह्यून और एल्डर कायोर्स हैं। दोनों की स्पेशल पावर्स ये हैं कि ये दोनों अपनी अपनी सोल को फ्यूज कर सकते हैं। दोनों की सोल्स आपस में मर्ज होने के बाद एक बड़ा सा फायर टॉर्नेडो बनाती हैं, एक ऐसा बड़ा फायर का टावर जिसके अंदर से निकलना नामुमकिन है। इन दोनों की पावर लेवल्स जब यहाँ पर आपस में मर्ज होती है तो ये दोनों एथेरियल स्टेज के 6 लेवल के 10 एल्डर्स के बराबर हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों का पावर लेवल इससे कम है। तो सेक्टर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये लड़का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब जबकि एल्डर तुम दोनों ने यहाँ पर कारनामा सरंजाम दिया, इस लड़के को मार डाला है, तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ पर इसका बहुत ही हाई एंड मेरिट देने वाला हूँ। तो वो एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि वहाँ ज़ूफेन जो होता है उस फायर टॉर्नेडो के अंदर ट्रैप हो जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि दोनों ही एल्डर्स जो होते हैं वो अपने सेक्टर मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेक्टर मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधे घंटे में ये लड़का उस फायर टॉर्नेडो के अंदर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा और उसके बाद हमारा मसला हल हो जाएगा। ये था एक डिसाइपल लेवल का बच्चा हमारे एल्डर्स के सामने कहां टिक पाता। सेक्टर मास्टर
मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें यहाँ पर इसके मेरिट जरूर मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स को वहां पर झटका लगता है, दोनों एल्डर्स ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, दोनों एल्डर्स मर जाते हैं। इस बात से उनके सेक्टर मास्टर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को क्या हो गया, अचानक से तुम लोग ग्राउंड के ऊपर क्यों गिर गए हो। फिर साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उसका जो फायर टॉर्नेडो होता है वो दरमियान से दो हिस्सों में चिर जाता है, क्योंकि हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपनी एनाइलेशन बीम को यूज करता है और उन दोनों की सोल्स भी वहां पर डिलीट नहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर्स भी मर जाते हैं। तो हमारा ज़ूफेन जो होता है उनसे कहता है कि ये मूव काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसे एक मॉन्स्टर के सामने इस तरह के मूव्स को यूज करना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं अपने दो और एल्डर्स के मरने के बाद अब फिर से भी यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं होते और साथ ही वो अपने अपने बाकी के एल्डर से कहता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर वुल्फ पैक टैक्टिक्स को यूज करेंगे, एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करो ताकि इसे यहाँ पर मौका ही ना मिले तुम्हारे ऊपर अटैक बैक करने का। और सभी एल्डर्स अपनी सोल को एक साथ रिलीज करते हैं, तो कोई मेरे ख्याल में 20-25 एल्डर्स होते हैं जो कि अपनी सोल्स को रिलीज करके एक साथ ज़ूफेन के ऊपर अटैक करते हैं। तो माँ ज़ूफेन वहीं पर से अपनी फायर ड्रैगन को रिलीज करता है। इस बार माँ ज़ूफेन जो होता है अपनी ड्रैगन सोल के नए वेरिएंट को रिलीज करता है जो कि फायर ड्रैगन होती है। जैसे ही वो फायर ड्रैगन को रिलीज करता है तो उन सभी की सोल्स पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। फायर ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और काफी ज्यादा कूल भी लग रहा होता है। तो वहां ज़ूफेन जो होता है अपने फायर ड्रैगन के मुंह से वहां पर फायर ब्रेथ को रिलीज करता है जो कि उन सभी के ऊपर गिरती है, तो उनमें से काफी सारे फिर से मर जाते हैं। तो बाकी की जो सोल्स होती है पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो वहां ज़ूफेन कहता है नहीं बच्चे, अब तुम में से कोई भागकर नहीं जा सकता, और साथ ही वहां ज़ूफेन अपनी तलवार निकालता है, ब्लडी बेबी के साथ उन सभी को मारना शुरू कर देता है। तो उनमें से कुछ जो होते हैं फिर वापस लौटते हैं क्योंकि भागने का फायदा कोई नहीं है, तो वो लोग फिर से आकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो वहां ज़ूफेन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है। इतनी देर में ड्रैगन फिर से अपनी फायर रिलीज करके उनके ऊपर अटैक करता है। दोनों जहां पर सेपरेटली फाइट कर रहे होते हैं, ड्रैगन जो होता है वो फायर रिलीज करके उनको मार रहा होता है, ज़ूफेन अपनी तलवार घुमा घुमा कर उनको मार रहा होता है। सेक्टर मास्टर नीचे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है क्या इसी तरह मेरा सेक्टर पूरी तरह से नाइलेट होने वाला है। मैंने आज तक इस तरह का एल्डर नहीं देखा, मैंने इस तरह का एक डिसाइपल नहीं देखा जो कि खुद जहां पर अपनी तलवार से अटैक कर रहा है जबकि उसकी सोल जो है वो अलग फाइट कर रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों एक हार्मोनी में फाइट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग भी फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही पहली वाला एल्डर जो होता है फिर से चिल्लाकर कहता है कि सेक्टर मास्टर हमारे 200 में से 100 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स मर चुके हैं, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारे और एल्डर्स मर जाएं? अगर यहाँ पर 200 के 200 एल्डर्स मर गए तो फिर हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा सेक्टर कमजोर हो जाए, कि हमारा सेक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए? तो सेक्टर मास्टर उसे कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ निगोशिएट करूँ, मैं इस लड़के के सामने घुटने टेक दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम 20 टेमिंग सेक्टर के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाले, एक लड़के के सामने हम लोग घुटने बिल्कुल भी नहीं टेकने वाले। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि सेक्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर गुस्सा थूक दे और यहाँ पर इस बात को समझे ये लड़का एक मॉन्स्टर है, ये कोई आम सा लड़का नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर इस लड़के के सामने घुटने टेकने से कोई हमारी इंसल्ट नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर के लोग हैं। बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सभी लोग बीस्ट को ट्रेन करते हैं, हम बीस्ट को ट्रेन करने में माहिर होते हैं और बीस्ट के साथ मिलकर हमारी पावर लेवल्स इंक्रीज होती हैं। अब जबकि इस लड़के ने किसी स्पेशल डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए हम सभी के बीस्ट को डरा दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस लड़के के खिलाफ अपने फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर सकते। अगर फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकते तो फिर पीछे हटने में यहाँ पर शर्मिंदगी कैसी? हम लोग किसी को भी इस बात की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि उस लड़के ने स्पेशल टेक्निक के साथ हमारे बीस्ट को डरा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग उससे फाइट नहीं कर पाए। इसी वजह से उस लड़के के सामने हम लोग बेबस हो गए थे। सेक्टर मास्टर से कहते हो तो फिर तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर इस बात को मान ले कि हम लोग यहाँ पर शर्मिंदा होकर पीछे हट गए, यानी कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हमारे बीस्ट अगर नहीं निकल रहे फिर भी इसमें हमारी शर्मिंदगी है, यानी कि इसमें हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस लड़के के सामने घुटने टेक कर पीछे हट जाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 728 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि 20 टेमिंग सेक्टर का सेक्टर मास्टर जो पीछे हटेगा या फिर अपने पूरे सेक्टर को बर्बाद करके ही रहेगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर जो था अपने एल्डर्स को वहां पर बता रहा था कि तुम लोग यहाँ पर चाहे इसको जैसे भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो, लेकिन ये बात तो बहुत ही बड़ी इंसल्ट की बात है कि हम लोग एक लड़के के हाथ से हार मान गए। एक डीमन स्कीमिंग सेक्टर का लड़का यहाँ पर आता आकर हमारे 100 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स को मार डालता और हम लोग डर के मारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ वाला लड़का है। तो एल्डर उसे कहता है कि सर आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, आप यहाँ पर करना क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे सभी के
सभी एल्डर्स को मरवा दें, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप यहाँ पर एल्डर्स को मरने के लिए उस लड़के के सामने भेज दें। जैसे वो ये बात करता है, सेक्टर मास्टर थोड़ी देर के लिए वहां पर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो देखता है कि ज़ूफैन अभी भी यहाँ पर उसके एल्डर्स को काट रहा होता है। उसका ड्रैगन और ज़ूफैन की तलवार दोनों यहाँ पर उसके एल्डर्स को मार रहे होते हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक लड़के के सामने घुटने टेक दूंगा तो दुनिया के सामने अपना क्या चेहरा दिखाऊंगा, दुनिया यहाँ पर हमारे पर हंसेगी। वेस्टर्न रीजन में हम लोग कभी भी यहाँ पर अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जब वहां पर सेक्टर मास्टर भी सोच ही रहा होता है, किसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि सर अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पर अलग टैक्टिक्स को यूज कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसके दोस्तों को बंदी बना लें और उसके बाद हम लोग क्रेसेंट लेक को यूज करें। आपको पता है ना कि क्रेसेंट लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिखने में तो बहुत सारे फूल हैं, लेकिन असल में वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी की हड्डियां भी गल जाए। यानी कि अगर वो इस लड़का उस क्रेसेंट लेक के अंदर गिर जाता है तो फिर वहां पर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन हम लोग तो क्रेसेंट लेक के बारे में जानते हैं कि वो एक ऐसा फिनोमिना है जहां पर से चाहे कितना ही पावरफुल एल्डर क्यों ना हो, 3 स्टेज के एल्डर्स भी वहां पर जिंदा बाहर नहीं आ सकते। वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है। तो हम लोग इस लड़के को वहां तक लेकर जाएंगे और इसे उस जगह के ऊपर गिराने की कोशिश करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग इस जैसे मॉन्स्टर को वहां तक लेकर कैसे जाएंगे। सेक्टर लीडर से कहते हैं कि हम लोगों को इस लड़के को उस जगह के ऊपर लेकर तो जाना पड़ेगा। तो एल्डर से कहते हैं कि सर वहां पर देखें, वो अपने साथ 3 लोगों को लेकर आया, अगर ये 3 उसके साथ हैं तो हम लोग इन तीनों को किडनैप करेंगे और उस जगह के ऊपर लेकर जाएंगे। और उसके बाद ज़ूफैन जब उनके पीछे पीछे इनको बचाने के लिए वहां पर आएगा तो हम लोग ज़ूफैन को उस लेक के अंदर गिरा देंगे। तो सेक्टर मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये लड़का इनके पीछे आएगा। तो एल्डर से कहता है कि सर क्यों नहीं आएगा, ये 3 लोग जहां पर एक साथ यहाँ पर आए हैं। सेक्टर लीडर से कहते तो फिर इन तीनों में से किसको लेकर जाएंगे। तो वो कहता है तीनों को पकड़ लेते हैं, तीनों ही काफी ज्यादा कमजोर चूजे हैं, इन तीनों को पकड़ना काफी ज्यादा आसान होगा। और साथ ही वो सेक्टर लीडर के कान में जाकर एक बात कहता है। सेक्टर लीडर कहते हैं ठीक है चलो ठीक है, फिर इन तीनों को पकड़ो और यहाँ पर से निकलो। हम लोग पहले जाते हैं और वहां पर जाकर क्रेसेंट लेक के ऊपर जाल बिछाते हैं ताकि ज़ूफैन जब वहां पर पहुंचे तो ज़ूफैन को उस लेक के अंदर गिराया जा सके। जबकि वहां ज़ूफैन जो होता है अभी भी यहाँ पर उनके एल्डर्स को मार रहा होता है। फिर साथ ही वो देखता है कि सभी एल्डर्स वहां पर से भागकर जा रहे हैं। तो ज़ूफैन कहता है कि ये क्या, इन सभी लोगों को क्या हो रहा है, ये लोग आगे आने की बजाय पीछे क्यों जा रहे हैं। तो ज़ूफैन जो होता है वहां पर फिर से कुछ एल्डर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाता है जहां पर सिक्स प्रिंस बहुत सा एक्साइटेड हो रहा था और कहता है कि देखो मेरा रोल मॉडल यानी मेरा हीरो जो है किस तरह से यहाँ पर फाइट कर रहा है। और साथ ही वो लियू फेंग से कहता है कि लियू फेंग तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोगों को मार डालेगा। तो लियू फेंग कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये सभी लोगों को मार डालेगा। अगर यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोगों ने घुटने नहीं टेके तो फिर तो ये पूरे के पूरे बीस्ट टेमिंग सेक्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और साथ ही वो कहता है कि जब 8 साल पहले मैंने इस लड़के को देखा था मुझे लगा था कि सिर्फ और सिर्फ एक कमांडर एंड चीफ है जो कि सिर्फ और सिर्फ वार टैक्टिक्स और प्लानिंग्स बनाने में माहिर है। लेकिन मुझे तो आज पता चला है कि यहाँ पर यह लड़का एक मॉन्स्टर की तरह है जो कि खुद भी यहाँ पर वार का हिस्सा बने तो अकेले यहाँ पर हजारों के ऊपर भारी है। अब तो अगर ये लड़का वापस टियांजू में चला जाता है तो मैं कभी भी अपनी आर्मी को लेकर वहां पर नहीं जाऊंगा। जबकि मां सिक्स प्रिंस भी कहता है अगर मैं भी यहाँ पर एम्परर बन जाता हूँ तो मैं कभी टियांजू के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। जब किसी के साथ ही वहां पर एल्डर पीछे से निकल आते हैं और सिक्स प्रिंस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के चलो अब यहाँ पर चुपचाप हमारे साथ चलो। और इसी के साथ ही 2 और एल्डर्स निकलते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, यानी कि तीनों को पकड़ लिया जाता है। तीनों को पकड़ने के बाद एल्डर चलाकर कहता है कि देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या करते हो, हमने तुम्हारे दोस्तों को पकड़ लिया है, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो फिर आ जाओ। और इसी के साथ ही वो तीनों एल्डर्स जो होते हैं उन तीनों को लेकर वहां पर से भाग जाते हैं और एल्डर सोच रहे होते हैं कि अब तो यहाँ पर इन बच्चों को बचाने के लिए ज़ूफैन हमारे पीछे जरूर आएगा। और जैसे वो लोग वहां पर से जा रहे होते हैं हमारा ज़ूफैन उनकी तरफ देख तो रहा था लेकिन साथ ही वहां से पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इन तीनों को पकड़ लिया, इनके साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, वैसे मैंने इन लोगों से कहा था कि मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। और साथ ही मैं ज़ूफैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम किसी जाल में मुझे फंसाने की कोशिश करने वाले, उसी वजह से तुम उनको जिंदा पकड़कर लेकर जा रहे हो। फिर साथ ही मैं ज़ूफैन कहता है कि मेरे जैसा कोई इंसान तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम्हारे जाल में फंसे। फिर साथ ही वो लिटिल फेरी से कहता है कि आप बताओ कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो लिटिल फेरी भी उसी डायरेक्शन में आगे इशारा करती है। तो ज़ूफैन कहता है कि ये क्या, जिस डायरेक्शन में वो एल्डर्स मेरे तीनों दोस्तों को पकड़कर लेकर गए हैं ये भी उसी तरफ का इशारा कर रही है। अब ये क्या बात हुई, यानी कि मुझे भी उनके पीछे ही जाना पड़ेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन क्रेसेंट लेक का दिखाया जाता है कि वहां पर नीचे फूल होते हैं और उसके अंदर पिलर्स होते हैं और सेंटर में एक स्टेज होती है जहां पर सेक्टर लीडर खड़े होते हैं। और सेक्टर लीडर कहते हैं कि एल्डर्स वापस आ गए या नहीं। तो वो कहते हैं सर वो अभी तक वापस नहीं आया। तो फिर साथ ही वो कहते हैं और ज़ूफैन कहां तक पहुंचा, क्या वो उनका पीछा कर रहा है। तो एल्डर्स से कहता है कि सर ज़ूफैन उनका पीछा नहीं कर रहा, यानी कि वो तीनों एल्डर्स जो है वहां पर से उन लोगों को पकड़कर लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ज़ूफैन उनका पीछा नहीं कर रहा। ये बात सुनने के बाद सेक्टर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ कि ज़ूफैन उनका पीछा नहीं कर रहा। ज़ूफैन को तो हमारे प्लान के मुताबिक उनका पीछा करना
चाहिए था। तो इसी के साथ ही वो एल्डर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। जब एल्डर वहां पर आते हैं सेक्टर मास्टर उनसे कहते हैं कि इन बच्चों को जहां पर इन तीनों पिलर्स के साथ बांध दो। जब ज़ू फैन जहां पर इनके पीछे आएगा तो फिर उसके आने से पहले हम लोग जहां पर एक फॉर्मेशन बिछा देते हैं। जैसे वो जहां पर आए तो ये इस जगह के ऊपर ट्रैप हो जाए। तो जैसे ही वहां पर एल्डर को दिखाता है कि वो सिक्स प्रिंस को बांध रहा था और कहता है कि वो लड़का अब यहाँ पर तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। इसी के साथ सिक्स प्रिंस से वहां पर किक दे मारता है। जैसे वो से किक मारता है कहता है कि ज़ू फैन के खिलाफ कोई बात मत करना। तो वो एल्डर बेचारा जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ गिरने लगता है और पीछे उसके लेक होती है। अगर वो लेक के अंदर गिरेगा तो वो मर जाएगा। और उसके बाकी के सभी साथी चिल्लाकर एक साथ उसे कहते हैं कि सेक्टर एल्डर प्लीज यहाँ पर बचो, तुम उसके अंदर गिरने वाले हो। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 729 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यार इस लेक के अंदर है क्या, ये इतनी खतरनाक क्यों है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर सिक्स प्रिंस जो होता है एल्डर को किक मारता है, जिसकी वजह से एल्डर जो होता है उन फूलों वाली वैली के अंदर गिरने लगता है, यानी उस क्रेसेंट लेक के अंदर गिरने लगता है। तो बाकी के सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं एल्डर प्लीज वहां पर बचो, तुम उसके अंदर गिर जाओगे। तो एल्डर जो होता है जैसे ही वहां पर गिरने लगता है वो बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को बचाता है। फिर साथ ही वो उठता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किक मारने की, तुम अभी भी यहाँ पर मेरी जान ले लेते। और साथ ही वो प्रिंस के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ दे मारता है। जब वो उसे थप्पड़ मारता है तो प्रिंस जो होता है जब उसकी तरफ घूर कर देखता है, उसी के साथ ही एल्डर भी वहां पर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। पता नहीं उसे यहाँ पर किस चीज का आभास हुआ है, लेकिन सिक्स प्रिंस को देखने के बाद वो हैरान होता है। इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों के मुंह बंद करो, इन सभी के मुंह के अंदर कोई चीज ठूंस दो ताकि ये लोग ज़ू फैन को बता ना सके कि इस वैली का राज क्या है, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका है कि यही हमारा ट्रैप है और हम लोग ज़ू फैन को इसी वैली के अंदर गिराना चाहते हैं, इस फूलों वाले इस पॉन्ड के अंदर गिराना चाहते हैं। तो इतनी देर में हमारा ज़ू फैन भी वहां पर पहुंच जाता है। तो एक एल्डर से कहता है कि सर वो ज़ू फैन आ गया है, ज़ू फैन आ गया है। तो एल्डर कहते हैं कि फाइनली वो यहाँ पर आ ही गया, मुझे लगा ही था कि उसे यहाँ पर इन लड़कों की परवाह है, इन लोगों के लिए वो यहाँ पर इनको बचाने के लिए जरूर आएगा। आप सभी लोग यहाँ पर से साइड के ऊपर चले जाओ, कोई भी यहाँ पर रुके नहीं, तो सभी लोग चले जाओ, मैं उस लड़के को फंसाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं, यानी कि माई लियू फैंग और लियानियर सोच रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पर ज़ू फैन को इस फूलों के पॉन्ड के अंदर गिराना चाहते हैं, पता नहीं इसके अंदर क्या सीक्रेट है। तो ज़ू फैन जब वहां पर आता है तो आने के बाद एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ पर इन लोगों की परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए जरूर आओगे। तो ज़ू फैन कहता है नहीं, मुझे तो इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए हो। फिर साथ ही कहता है नहीं तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि तुम्हें इनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। सेक्टर मास्टर से कहते हैं कि ज़ू फैन चाहे तुम यहाँ पर जैसे भी जवाब दे लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए ही आए हो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी लोग हैं। तो ज़ू फैन कहता है अब ये बात तुमसे किसने कह दी कि ये मेरे करीबी लोग हैं। सेक्टर मास्टर फिर से हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि ये तुम्हारे करीबी लोग नहीं है, तो इसका मतलब यह कि तुम्हारे कम से कम दोस्त तो हैं, अपने दोस्तों को लिए तुम यहाँ पर आए हो। तो ज़ू फैन कहता है नहीं, अब ये तुमसे किसने कह दिया कि ये मेरे दोस्त हैं। सेक्टर मास्टर फिर से चलाकर उसे कहता है क्या है यहाँ पर तुम्हारा इन लोगों के साथ रिलेशनशिप है क्या, अगर यहाँ पर ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, करीबी नहीं है, तो फिर इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जो तुम यहाँ पर इनके लिए हमारे तक पहुंचे हो, तुम यहाँ पर इनके पीछे पीछे यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए हो। तो वहां ज़ू फैन कहता है कि इनमें से दो तो यहाँ पर टियानजू एम्पायर के दुश्मन है, यानी कि वो मेरे भी दुश्मन है, और इनमें से एक जिसको तो मैं सिर्फ आज ही मिला हूँ, यानी कि उसके साथ मेरी इतनी भी कोई गहरी दोस्ती नहीं है, अगर तुम चाहो तो इन लोगों को मार सकते हो। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इनके पीछे इस जगह के ऊपर नहीं आए, तो फिर तुम यहाँ पर इनको बचाने के लिए आए क्यों हो। तो ज़ू फैन उसे कहता है बेवकूफ, मैंने तुम्हें यहाँ पर आते ही कहा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के अंदर जो खास जगह है वो चाहिए, और मेरे हाथ में यहाँ पर ये फ्लावर फेरी है जो कि मुझे डायरेक्शंस बता रही है, इसने बताया कि ये खास जगह यहाँ पर है, तो मैं तो इस खास जगह के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम इन लोगों को चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले जाते, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यहाँ पर इस जगह के ऊपर आना था। और साथ ही ज़ू फैन अपनी तलवार निकालता और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए कोई जाल तैयार किया हुआ है जिसमें तुम मुझे फंसाना चाहते हो, इसलिए बाद में तुम लोग मुझे तंग करो, इससे अच्छा है मैं सबसे पहले तुम्हें मार डालता हूँ ताकि तुम सभी लोगों को खत्म किया जा सके। और उसके बाद बड़ी आसानी के साथ बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के मैं यहाँ पर जिस जगह को देखूंगा जिस जगह में ये फेरी मुझे लेकर आई है। तो ज़ू फैन जो होता है पहले सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उन पिलर्स को काट देता है। तो सेक्टर लीडर जो होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि ये लड़का तो बहुत सा स्ट्रॉन्ग तो है ही, मैं पहले यहाँ पर इसकी पावर लेवल्स को देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इस लड़के को जाल में फंसाना मुश्किल होता जा रहा है, हमें हर हाल में इस लड़के को इस पॉन्ड के अंदर गिराना ही होगा। तो ज़ू फैन अब यहाँ पर सेक्टर लीडर के ऊपर जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो सेक्टर लीडर वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो जिन और जैंग यूनिटी टेक्निक होती है जिसे ट्विन शेल कहा जाता है। तो वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है जिसमें यहाँ पर दो शेल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक डिफेंसिव टेक्निक बनाते हैं। तो वहां ज़ू फैन उस टेक्निक को देखते हैं, साथ ही वहां पर आगे बढ़ता है, अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर कट लगा
लाकर उसे सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है और उसे कहता है कि बड़े इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही रेयर है। इस तरह के इल्यूशनरी स्पिरिट आर्ट को मैंने बहुत ही अर्सा पहले कहीं पर देखा था और जहां पर तुम्हारे जैसे एक मास्टर के पास इस तरह की टेक्निक होना बहुत ही हैरानी की बात है। इसमें टेक्निक के अंदर 2 तरह की टेक्निक्स यूज होती है, इसे जिन और जैंग इल्यूशनरी शेल कहा जाता है, जिसमें एक टेक्निक की एक साइड जो होती है वो रियल होती है और एक साइड जो होती है वो फेक होती है। रियल और फेक दोनों को आपस में मर्ज करके बनाया जाता है। ये टेक्निक जो होती है यहाँ पर जो डिफेंड करने के लिए भी यूज की जाती है, अटैक करने के लिए भी यूज की जाती है। इसी वजह से ये एक बहुत ही परफेक्ट टेक्निक है। खास तौर पर यहाँ पर रिट्रीट के वक्त इस टेक्निक को यूज किया जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता, वो पीछे से जो इसका ओनर होता है वो भाग जाता है। इस टेक्निक की मदद से हम लोग स्टेल्थ यानी कि गायब होकर भी अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से टेक्निक कंप्लीटली इनविंसिबल हो जाती है अगर कोई इसे ठीक से परफॉर्म करे तो। लेकिन इस टेक्निक का एक सबसे बड़ा फ्लॉ यह है कि इस टेक्निक के अंदर जब फेक बॉडी को बनाया जाता है तो उस टेक्निक के अंदर बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से यूजर जो होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉल पड़ता है। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मैंने पहले कभी यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज नहीं किया और वेस्टर्न रीजन में मैं कभी यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज भी नहीं किया, तो फिर तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता है? क्योंकि यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। मैं इसका ऑनर हूँ और मुझे भी इसके सीक्रेट्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता। तुम्हारा ज़ूफेन उसके पीछे पहुंच जाता है अपनी तलवार लेकर और उसे कहता है क्योंकि मेरी नॉलेज तुम्हारी नॉलेज से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुमसे ज्यादा इस टेक्निक के बारे में पता है। तो ज़ूफेन जैसे ही वहाँ पर सेक्टर मास्टर के ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है तो लगता है ऐसे ही जैसे कि तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस गई, लेकिन इसी के साथ ही ज़ूफेन भी हैरान हो जाता है क्योंकि ज़ूफेन थोड़ी देर के लिए उसके इल्यूजन के अंदर फंस चुका था। सेक्टर मास्टर वहां पर होता ही नहीं और ज़ूफेन की तलवार जो होती है वहां पर उस पॉन्ड के अंदर जाकर दंस जाती है और ज़ूफेन अपनी तलवार को बाहर खींचने की कोशिश करता है तो पॉन्ड उसकी तलवार को अपने अंदर खींच रहा होता है। ज़ूफेन कहता है ये किस किस्म का पॉन्ड है, फूल मेरी तलवार को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। जब किसी के साथ ही सेक्टर लीडर पीछे होते हैं वो उसे कहता है कि ज़ूफेन तुम अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो, लेकिन तुम मेरी इल्यूजन के अंदर फंस चुके हो। और वहीं पर से वो उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं जिससे वहां ज़ूफेन जो होता है पॉन्ड के अंदर गिर जाता है और जब वो पॉन्ड के अंदर गिरता है तो वहां पर ब्लैक कलर की मड होती है जो कि उसके मुंह के साथ चिपकना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या चीज है, ये ब्लैक मड मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 730 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ज़ूफेन इस ब्लैक मड के अंदर सर्वाइव कर पाएगा या नहीं।